चले तो वेलकम एवरीवन. I'm here to basically talk about CA. I'm here to clear some misconceptions and misunderstandings. CA के बारे में कुछ बहुत अच्छी चीज़ें मशहूर है और कुछ बहुत ख़राब चीज़ें भी मशहूर है, तो हम उन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे. Give me a show of hands if you think that CA is one of the professions जो काफ़ी अच्छी आपको फाइनेंशियल बेनिफिट्स दे सकता है. इफ़ यू हैव हर्ड समथिंग लाइक दिस, अगर ऐसी कोई बात सुनी हुई है तो रेज योर हैंड्स प्लीज़. अच्छा, अगर आपने सुना हुआ है कि जी सीए काफ़ी टफ है और इतनी आसानी से होता नहीं है, और कुछ जोक्स भी आपने सुने हुए हैं इसके बारे में कि जी सीए कंप्लीट नहीं होता, तो रेज योर हैंड्स इफ़ यू हैव. सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बोथ द प्लस पॉइंट्स एंड द नेगेटिव पॉइंट्स. हम इसके साथ साथ कुछ कंपैरिजन्स करेंगे और इसके साथ वी विल इंट्रोड्यूस द फैकल्टी मेंबर्स जो आपको इस पूरे सिनेरियो को लेके चलेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस दिस. एक चीज़ अभी, क्योंकि मैं बिजनेस कम्युनिकेशन बिजनेस राइटिंग पढ़ाता हूँ, तो उसमें एक आर्ग्यूमेंटेटिव राइटिंग का अप्रोच होता है, विच मीन्स दैट रीडर और द लिसनर विल नेवर बिलीव एनीथिंग बिकॉज यू सेड सो. लेट मी एक्सप्लेन दैट फर्दर. आप में से कितने लोग हैं जो कोई नोबेल प्राइज़ जीते में मेरे समेत? ऐसा कोई है? नहीं है. कितने लोग हैं जो कोई वली अल्लाह? वो भी नहीं है. कितने लोग हैं जो खुदा न खासा नाउज़ुबिल्लाह कोई नबी पैगंबर है? वो भी कोई नहीं है. तो द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज़ कि आपको किसी की बात ऐसे ही नहीं मान लेनी चाहिए, आपको कुछ एविडेंसेस की तरफ देखना चाहिए. विदाउट द एविडेंसेस, इफ आई एम सेइंग कि जी दिस इज़ ग्रीन, देन यू शुड बिलीव इन सम काइंड ऑफ एविडेंस दैट यस दिस इज़ ग्रीन. यस, सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू. सो पहला मेरा जो अप्रोच होगा वो है एब्राहम मैस्लो. ही वॉज अ साइंटिस्ट, ही वॉज अ मैनेजमेंट एक्सपर्ट, और इन्होंने कहा था कि जी लोगों को मोटिवेशन करने के कुछ लेवल्स होते हैं, राइट. द फर्स्ट लेवल इज़ कॉल्ड psychological needs, then we have safety, love, belongingness, esteem and self-actualization. Now the very first thing that motivate people is the basic necessities. यानी जब तक हमारे पास रोटी नहीं होगी, पेट खाली होगा, हम लोग कुछ अच्छा नहीं सोच पाएंगे. इफ़ वी डू नॉट हैव अ गुड प्लेस टू लिव इन, हम लोग अपनी लाइफ में करियर के बारे में नहीं सोच सकते. तो बेसिक नेसेसिटीज इज रोटी, कपड़ा, मकान, राइट. once that is completed, we go to safety. We try to build a bank balance, we try to have a good house, we try to establish our own surrounding. उसके बाद आता है love and belonging. जब हमारा करियर सेट होता है तो we go for marriage, we go for someone to marry or someone to spend our life with. ये तीसरा स्टेज आता है लाइफ का. Then we have esteem, जब हम अपने आप को कुछ बनाना, कुछ बनते हुए देखना चाहते हैं. And lastly is self actualization, जब आप छोटे हो जाते हो, जब आपका मकसद बहुत बड़ा शुरू हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आगे आप सोचते हो कि व्हाट एम आई लीविंग फॉर माई डिसेंडेंट्स, व्हाट लेगेसी एम आई लीविंग. सो क्या सीए एक ऐसा प्रोफेशन है जो आपको ये सारी चीज़ें दे रहा? क्या वो बेसिक नेसेसिटीज़ पूरा करता? यस, ऑफ कोर्स. क्या वो आपको करियर में, सोसाइटी में एक अच्छी स्टैंडिंग देता है? लोग आपको अच्छे से या रिस्पेक्ट से जानते हैं दैट ही इज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट? यस, दे डू. आंसर, इट डज़ प्रोवाइड यू सम लेवल ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. क्योंकि अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो हमारे जो एक्स FBR चेयरमैन थे शबर जैदी, वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है. ही इज़ अ क्वालिफाइड पर्सन फ्रॉम CA एंड ही इज़ अ सीनियर पार्टनर फ्रॉम A.F. Ferguson, बिग फोर फर्म्स जो आपको आगे चल के पता चलेगा. सो इस तरह के प्रोफेशंस बहुत सारे हैं, उनमें चार्टर्ड अकाउंटेंसी इज़ समवट दैट टेक्स द लीड. अगेन आई एम नॉट सेइंग दैट. अकॉर्डिंग टू अ गूगल सर्च, this is the highly most anticipated and most desired job in Pakistan. Now there are some conceptions, there are some misunderstandings involved attached to it. पहली बात कि जी CA डिफ़िकल्ट है. दूसरा कि काफ़ी एक्सपेंसिव होता. तीसरा, इसको करने के बाद बड़ी अचानक आसमान से नोट बरसने लग जाते हैं, तो ये भी देखेंगे. और ये बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन होती है. दीज आर लाइक द 4 मिसअंडरस्टैंडिंग्स और 4 बेसिक कंजेक्चर्स दैट गो अराउंड. तो सबसे पहली बार डिफ़िकल्टी. अगेन, डू नॉट बिलीव मी, लेट्स ट्राई टू लुक एट सम स्टैट्स. मेरे बच्चों एंड उनके पेरेंट्स, CA में होते हैं कितने लेवल्स? वी हैव PRC, वी हैव CAF, वी हैव CFAP एंड देन वी हैव MSA, राइट. So 4 levels are there and this is divided into 21-22 papers. I'm including the hands-on courses papers as well. ठीक है जी. तो ये आपका पहले लेवल का रिजल्ट है. अकॉर्डिंग टू ICAP, जो BWCS है, इसमें पिछले अटैम्प्ट में मई 2024 में 61.16% स्टूडेंट पास हुए हैं. द लोएस्ट बीइंग 48.36. तो हाईएस्ट इज 61,
and lowest is 48.36, which is like on average a good percentage, right? याद रखिएगा, the maximum is 61, the minimum is 48. After that we have CAF, बल्कि we have hands-on courses. Hands-on courses में आता है आपका data management, fintech, PPE, MS Office. उसमें जो पासिंग परसेंटेज है दैट इज़ अराउंड 51%, यानी 100 स्टूडेंट्स पास अगर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो 51 स्टूडेंट्स आर, इनफैक्ट 52 स्टूडेंट्स आर क्लियरिंग इट. यस. तो तीसरी बात, दिस इज़ द मेन क्रंच, मेन पार्ट ऑफ CA जिसको कैफ कहते हैं, जो काफ़ी मुश्किल होता. लेकिन चेक आउट द पासिंग परसेंटेज हियर एज वेल. आपका जो मैक्सिमम पासिंग परसेंटेज है वो आता है मैनेजेरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस में, दैट इज़ 53.9%, एंड जो मिनिमम है दैट इज़ 27.7%. इसकी एक अलग रीज़न है क्योंकि यहाँ पे बच्चे को लगता है कि जी मुझे तो अकाउंटेंसी आती है, सो इट काइंड ऑफ द ओवर कॉन्फिडेंस किल्स हिम एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. बहरहाल याद रखिएगा मैक्सिमम मिनिमम रेंज और मैक्सिमम रेंज आपने याद रखनी है. सो approximately 53.9% of the student pass on a good day and 27.7% student pass on a bad day, right? Sir, अब यही बात, अच्छा we not update that, चले 40% जो है वो पासिंग रिक्वायरमेंट है BCom की, राइट? 40% अगर आप 100 में से पास लेते हैं, मार्क्स ले लेते हैं तो पास हो जाते हैं. बट इन द रीसेंट अटेम्प्ट the passing percentage of BCom is somewhere around 20%, 25%. तो मैं कहूँगा क्या BCom बहुत मुश्किल होता जो आजकल ADC कहलाता. यानी अभी हमने देखा कि CA में हमारे पास 27% बच्चा पास हो रहा है और BCom का रिजल्ट उससे भी ख़राब है जो अराउंड 25% है. तो क्या BCom CA से मुश्किल है? नो, दैट्स नॉट करेक्ट. वंस अगेन एक और एग्ज़ाम आपको दिखाने लगा हूँ. दिस इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट पेपर, मोस्ट डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि इसको सबसे मुश्किल समझा जाता है बिकॉज द पासिंग परसेंटेज इज़ हार्डली ओवर 3%. ये 3% से ऊपर जाता ही नहीं है. इन द लास्ट अटेम्प्ट 13,000 पीपल अपीयर्ड और उसमें से कोई 196 पीपल क्वालिफाइड. दिस इज़ डिफ़िकल्ट, 2.96%. तो हमें क्या समझ आता है? हमारी पहली परसेंटेज, हमारी पहली मिसकंसेप्शन कि हमारा जो पासिंग परसेंटेज है वो इतना बुरा नहीं है जितना CSS का है. हमारा पासिंग परसेंटेज उतना ही बुरा है जितना एक BCom का एग्ज़ाम होता. सही है? येस, आई गिव यू सम एक्स्ट्रा वार्निंग हियर कि इट इज़ कंसिडर्ड डिफ़िकल्ट फॉर दोज हु कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट. इट इज़ डिफ़िकल्ट हु कैन नॉट मेक सैक्रिफाइस बिकॉज ये आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम लेगी. दिस विल इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ योर सोशल सैक्रिफाइसेस. आपको शायद अपनी शादी पे भी जाने का टाइम नहीं मिलेगा. सो दिस इज़ अ फैक्ट. अगर आप ये कर सकते हैं, अगर आप अपने दोस्तों को, अगर आप अपनी सोशल गैदरिंग को थोड़ा सा सैक्रिफाइस कर सकते हैं, देन दिस इज़ अ परफेक्ट फील्ड फॉर यू. एंड दिस इज़ समथिंग दैट कैन गिव यू 25 ऑन अ बैड डे. दिस गिव्स यू 25% ऑफ द पासिंग चांसेस. और अगर अच्छा देना तो दिस इज़ गिविंग यू समवेयर अराउंड 50%. हम उसका अगर एवरेज निकाल लें 35%, 40% इज़ ऑलवेज अ गुड पासिंग रेशो जो BCom भी मांगता है, राइट? सो इससे मुझे समझ आया कि सर नंबर्स क्या कहते हैं. मुझे लगता है CA मुश्किल है, लेकिन नंबर्स कहते हैं कि CA इतना मुश्किल नहीं है. वो भी इंसान ही करते हैं, वो भी कोई फरिश्ते उतर के नहीं कर रहे, राइट? सो समवेयर अराउंड 40% इज़ डूएबल. मूविंग ऑन, इज़ इट एक्सपेंसिव? तो इसके लिए मैं चाहूँगा कि आप अपने फ़ोन को निकालें, उसको पहले साइलेंट पे लगाइएगा एंड आई वांट यू टू टर्न ऑन द कैलकुलेटर. लेट्स डू सम कैलकुलेशंस टुगेदर. दिस इज़ अगेन द मोस्ट फेवरेट पार्ट ऑफ द पेरेंट्स. दैट्स वाई आई इंसिस्ट कि वो हों यहाँ पे, क्योंकि आप लोगों ने मेहनत करनी है, उनका पैसा जायज़ करना है. दे विल इन्वेस्ट हैवीली इन यू. नाउ टेक अ लुक गाइस. Before talking about CA, let's talk about BBA. BBA is an average qualification degree, right? और सर एक BBA को complete करने के लिए भले आप उसको IBA से करो, LUMS से करो, ICRA से करो, कहीं से भी करो, it needs 144 credit hours. Yes, as you can see. So 144 credits are divided into 4 years. Yes, 4 years. Sir, this is according to IBA. IBA का एक क्रेडिट का R होता है 28,000 का. You can see that, right? So multiply 28,000 with 144. Let's see what do you get. Let's do it, guys.
28,000 40 lakhs, तो 4 million सर, सही है। ये अपने पास ये नंबर लिखिएगा प्लीज़, 40 million। और लेट्स से अगर हम इसको इकरा से करते हैं, किसी मीडियोकर यूनिवर्सिटी से करते हैं, तो लेट्स सपोज हम बहुत ज़्यादा भी जेनरस होकर करते हैं, तो हम 50% कॉस्ट को उड़ा देते हैं, तब भी हमें 15 से 20 तो लगेगा ही लगेगा, राइट। सो लेट्स रिमेंबर 40 या 4 million एंड 2 million, एंड नाउ वी आर डूइंग इट फॉर CA। तो CA की ये जो सारी कैलकुलेशन है, ये आपकी ICAP की वेबसाइट पे अवेलेबल है। एक होती है एनरोलमेंट फ़ी, यानी रजिस्ट्रेशन फ़ी। This is around 15,000 per paper. No, not per paper, one time. It's a one-time thing. So enrollment आपने कराई PRC में, फिर आपने registration कराई. This is around 6,600. Assessment fee या examination fee होती है. Per paper, it is around 6,400. Right? I'm talking about this one right here. This one. Right? So this is about 6,400, and we have to multiply it with 5 because we are attempting how many papers बच्चों? 5 papers. So that gives us 32,000. 32 के साथ हमारे पास होती है एक annual subscription fee which is around 5,000. सर अभी तक ये वाला चंक है, ये वो चंक है जो आपने ICAP को देना। This is something that you will give to the tuition, the classes that you're taking, यानी ARDT, right? So this is around 15,000 per paper. Multiply that with 5, 75,000 plus 5,000 for admission. So this is somewhere around 80,000. Sir, if you do the whole submission, तो ये आपको देता है 138,600. Can you check if my calculations are correct? ये करने की आदत डालें, because if you are coming to this, तो आपको काफ़ी कैलकुलेटर चलाना पड़ेगा। Is it correct, sir? सही है। सो ये नंबर लिखिएगा जी, 1,38,000, और ये फर्स्ट गो में हो भी जाता है, बहुत आसानी से हो जाता है। सर Arsalan is here, he will give you an introduction of his paper and he will tell you something about himself as well. इसके बाद सर जब हमने क्या क्वालिफाई किया अभी PRC 5 पेपर, सर CAF के होते हैं 8 पेपर, और रजिस्ट्रेशन उसमें होती है 6,300, दैट्स दिस वन राइट हियर। एग्जामिनेशन फ़ी फॉर फर्स्ट 3 पेपर्स, अच्छा इसका कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से बना हुआ है कि हमारा जो पहला पेपर अटैम्प्ट करेंगे, दिस इज़ फॉर 6,000, एवरी एडिशनल पेपर दैट वी अटैम्प्ट इज़ फॉर 3,900। हमने कितने अटैम्प्ट करने साथ में? 2। तो पहले 3 पेपर अटैम्प्ट करने के हमें मिले 13,800, दूसरे 3 पेपर अटैम्प्ट करने के हमें मिले 13,800। हालांकि तीसरी दफ़ा हमने सिर्फ 7 और 8 अटैम्प्ट करना है, लेकिन लेट्स सपोज मेरा एक पेपर फेल भी हो जाता है, सही है, तो हमने फिर से उसके लिए लगाए 13,800। सो 13,800 मल्टीप्लाइड इनटू 3 टाइम्स हमारे पास आ गया 41,400। सर 41,400 के साथ हमारा एनुअल सब्सक्रिप्शन फ़ी भी स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज नाउ वी आर इन आवर सेकेंड ईयर ऑफ द qualification. Sir, then the tuition fee depends upon which kind of paper you're attempting, which kind of facility you're taking. If you're taking physical plus online, which is a hybrid system, as you can see, I'm delivering a presentation for you as well as the online students. So sir, per paper we take around 21,000. If you're just taking online, we are taking somewhere around 17,000. So मैंने 21,000 को multiply किया 8 के साथ, and this gives us 168,000. The total for CAF is 2,700. Now, if we add 2,700 with the PRC fee, this gives us around कितना बच्चों? 3.5, 360, सही है। Compare this with IBA, कितना था वो? 4 million, right? This is somewhere around. अच्छा यहाँ तक मैं एक बात फिर से बताऊँ, आपकी क्वालिफिकेशन अभी कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन आप कमाने के काबिल हो गए, which I'll explain further. तो we are doing, let's say हम इसको भी एक और थोड़ा सा exaggerate करते हैं, 400,000 यानी 4 लाख versus 4 million. So this is 10% of the cost that we are bearing for BBA. So BBA आपका हो रहा है सर 40 लाख में, आपका उसके 10% में CA कंप्लीट हो रहा है. Do we understand this? एक और कंपैरिजन यहाँ पे किया जा सकता है
कि जी हम ACC के साथ इसको कंपेयर करें तो वील टॉक अबाउट दैट लेटर. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज़ राइट इट डाउन राइट नाउ. हमारे एंड में Q&A सेशन होगा और वील टॉक अबाउट दैट. ठीक है. नाउ अभी तक हमने किया 3 लाख यानी 4 लाख हमने इसको एस्टिमेट बना लिया. सो अब आप मुझे बताएं जी, क्या डिफ़िकल्ट है? एवरेज है डिफ़िकल्टी लेवल? यस. क्या बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है? अभी आपने देखा सर, उसकी जब आप कंपैरेटिव एनालिसिस करते हो तो आपको लगता है कि दूसरी चीज़ें और भी मुश्किल हैं. इफ़ यू गेट टू मेडिकल साइड, even more difficult, even more expensive, sorry. Then let's talk about, does it give you a high salary? So let's talk about it. याद है मैंने आपको यहाँ कहा था कि अभी आपका CA कंप्लीट नहीं हुआ है लेकिन आप कमाना स्टार्ट कर देंगे. Let's talk about that. So जैसे ही आपका CAF कंप्लीट हुआ, you will get to the audit firms. क्या होती हैं ऑडिट फर्म्स? बिग 4, वेयर यू विल गेट योर ट्रेनिंग स्टार्टेड, आर्टिकलशिप स्टार्ट होगी, इंटर्नशिप स्टार्ट होगी. इंटर्नशिप चलेगी सर आपकी 3.5 साल, 3 एवरेज, राइट. तो अगर हम 3.5 साल को कन्वर्ट करें इनटू मंथ्स, दैट गिव्स अस 42 मंथ्स. और वहाँ पर आपको अलग अलग फर्म्स में भेजा जाएगा. आपको HBL भेजा जाएगा फॉर एग्जांपल, आपको एंग्रो भेजा जाता है टू डू देयर ऑडिट, टू कंडक्ट देयर असेसमेंट ऑफ सम सॉर्ट. वो काम बल्कि सीखने के आपको कुछ पैसे मिले. रिमेंबर दैट गाइस, यू आर नॉट डूइंग दैट, यू आर एक्चुअली लर्निंग दैट, राइट. वो काम सीखने के आपको मिलते हैं सर पर मंथ 22,600 रुपये. और अगर आप सब कुछ छोड़ दें, बोलें जी मैंने कैफ कर लिया, बस ख़त्म हो गई बात, अब ज़िंदगी में कुछ नहीं करना है, छक्का मार दिया मैंने, ख़त्म, और सो जाएं आप, सिर्फ ये करने पे भी आपको 22,600 मिलेंगे और 42 महीने तक मिलते रहेंगे. TAD अलग होता है. हाँ उधर TAD अलग होता है सर. 22,600 मल्टीप्लाई इंटू 42 मंथ्स, तो हमने लगाए कितने थे? 4 लाख. हमें रिकवर कितना हो रहा है? एंड अगेन दिस इज नॉट आवर सैलरी वंस अगेन. लेकिन मेरे बच्चों, क्या आप कैफ करके सो जाएंगे? आगे पेपर क्वालिफाई करना है तो इफ़ यू क्वालिफाई पेपर्स जो आपको मिलते हैं आफ्टर 1.5 ईयर्स, यू विल बी एबल टू डू दैट आफ्टर 1.5 ईयर्स. बाकी बचेंगे आपके 24 महीने और आपका स्टाइपेंड, इफ़ यू क्वालिफाई 3 पेपर्स, आपका स्टाइपेंड थोड़ा सा बढ़ेगा और वो चला जाएगा 30,000 पे. बट स्टिल यू विल बी एबल टू रिकवर 7.5 लाख. सर क्या ये करने के बाद रुक जाएंगे? नहीं सर, हमने CFAP क्वालिफाई करना. CFAP क्वालिफाई करेंगे तो हमारा स्टाइपेंड अचानक से थोड़ा सा और उठेगा. स्टाइपेंड इज अगेन नॉट योर सैलरी, राइट. तो स्टाइपेंड और उठेगा सर, विच इज़ अराउंड 42,600. यू आर स्टिल रिकवरिंग 7,66,000. लेकिन अगर आप पूरा CA कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका स्टाइपेंड बन जाता है 84,700. अगेन दिस इज़ नॉट योर सैलरी. ये सिर्फ आपको काम सीखने के पैसे मिल रहे हैं जो ऑडिट फर्म आपको दे रही है, जो पाकिस्तान का लॉ आपको मैंडेट करता है कि ये पैसे आपको मिलेंगे, राइट. अच्छा जी, इसके बाद अगर आपका चार्टर्ड अकाउंटेंसी क्लियर हो जाता है तो मैं उसको कहता हूँ स्काई इज द लिमिट, एंड आई विल शो यू व्हाई आई से स्काई इज द लिमिट. अच्छा जी, मैंने आपसे कहा था कि गूगल सर्च के मुताबिक चार्टर्ड अकाउंटेंसी इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग जॉब्स इन पाकिस्तान, इन दिस कंट्री. अब स्काई इज द लिमिट की बात करें तो एक कहानी सुनाने लगा हूँ आपको. उसमें हुदैद भी है, राइट. हुदैद इज़ आवर टीचर फॉर कैफ एंड he has recently qualified his CAF as well. Well, not recently, quite some time. He will tell you further about himself. Okay, so ये जिनकी कहानी हम अभी सुनने जा रहे हैं सर, ये एक बंदा जो पैदा हुआ एक टिपिकल बल्कि मिडिल क्लास भी नहीं, लो मिडिल क्लास फैमिली में. His father is a cobbler with very limited financial resources. जब ये CA स्टार्ट करते हैं तो इनके अबू का इंतकाल हो जाता है. ट्यूशन फ़ी अफोर्ड करना इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर हिम. बीच में जब ये कर रहे हैं एक और इमोशनल शॉक लगता है इनको, एंड ही लूजेज. सारे टीचिंग की क्वालिटी बहुत अच्छी दी है मेरे अंदर. फर्स्ट अटैम्प्ट में इनका मॉड्यूल A, B, C, D निकलता और मोस्ट ऑफ द पेपर्स इन्होंने सेल्फ स्टडी के थ्रू निकाले. और ये सब करने के बाद ये गए ऑडिट फर्म में KPMG में, राइट. पता चल रहा है किन की बात हो रही है? ओके, लेट्स टॉक अ लिटिल मोर. इन्होंने अपना CA क्वालिफाई किया जी 23 की एज में. CFO बने, वन ऑफ द यंगेस्ट CFOs ऑफ पाकिस्तान.
ही taught thousands of students, जिनमें मैं भी हूँ और अरसलान भी हैं, जिनमें हुदैद भी हैं, जिनमें सर काशिफ भी हैं. And he founded ARTD Business School. His name is Sir Ahmed Raza Mir, everyone. बहुत सारे गोल्ड मेडल्स जीते और अभी जैसे मैंने बताया कि सर आकाश इज़ वन ऑफ द फेमस टीचर्स ऑफ CA fraternity, वो भी इनके हाथ से निकले हुए हैं. We have Sir Hudaid right here with us. We have almost everyone who's like a student of Sir Ahmed Raza Mir. लेकिन बात ये नहीं है, बात ये है कि I told you sky is the limit, right? Let's understand with the help of little financial numbers, right? अभी मैंने आपको बताया कि you are a PRC student and you will somehow कितनी फ़ी देंगे आप 5 पेपर की, इस जगह पर 80,000, right? एक बैच में होते हैं सर ऑलमोस्ट लेट्स से 50 स्टूडेंट्स. 80,000 into 50 कितना हुआ सर? कितना? Do the calculators, guys. Do you have the calculators with you? Do a little calculation, please. So what we are doing is 80,000 into 5 बल्कि 50 students. कितना? 4 million. Once again. सर क्या ये एक ही बैच बनेगा या ये एक ही सब्जेक्ट है जो ARTD पढ़ाता? नहीं, देयर आर मल्टीपल सब्जेक्ट्स, देयर आर मल्टीपल बैचेस. हम PRC की बात कर रहे हैं और हम CFAB तक की बात कर सकते हैं. So you do the maths in your mind, right? That's why I say sky is the limit. So what lesson did you learn from his life, everyone? Okay, miss? हार नहीं माननी चाहिए, थोड़ा सा जोर से भी बोलना चाहिए. सर Come on, कोशिश करते रहना चाहिए. Sir, if you're dreaming big, no dream is too big, right? If you want to be something, give your 100% to it. If he can do it, can't you do it? Yes or no? Yes sir. Sir, moving on, हमारे पास आ गई 3 चीज़ें हमने डिस्कस कर ली कि डिफ़िकल्ट नहीं होता भाई. It's not that difficult. It's okay if you can give your 100% to it. If you can, sacrifice other things. It's not that expensive. 4 लाख में हो जाता है सर. कैफ तक हम 4 लाख में चले जाते हैं, उसके बाद हमें पैसे आना शुरू हो जाते हैं. हाई सैलरी तो सर अभी हमने देखा. सैलरी आपको सर काशिफ भी आगे बताएंगे कि कितनी CA कमा लेता. एंड लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट मिसकंसेप्शन विच इज़ कि ये ख़त्म ही नहीं होता. हुदैद कितने साल का लगता है आपको? Average, like he's not even qualified 30 years of age of his life, right? And he's almost about to qualify his CA. और इसके साथ साथ कुछ और लोग भी हैं सर जिन्होंने ये काम किया. So Wali Muhammad, one of my students, in fact Hudaid has, I've had the honor to teach Hudaid as well. So ये बिल्कुल बहुत जल्दी निकले माशाल्लाह. हसनैन रज़ा, उवैस मेमन, राना हमजा नूर, ये सब जो हैं सर इनके बाल भी सलामत हैं, इनकी एज भी अच्छी है और इन्होंने बहुत जल्दी CA क्वालिफाई किया. दिस इज़ नॉट जस्ट लाइक दी ओनली एग्जाम्पल दैट वी हैव. तो मैंने आपसे इतनी ही बात करनी थी. मैंने आपको कुछ बताना था कि जी CA डिफ़िकल्ट नहीं होता, एक्सपेंसिव भी इतना नहीं है, सैलरी भी ठीक ठाक मिल जाती है. स्टाइपेंड आपका इतना जो सैलरी उससे ऊपर ही होगी इंशाल्लाह. एंड इतनी ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन नहीं है क्योंकि सर अहमद ने 23 में कर लिया था. हुदैद का ऑलमोस्ट होने वाला है. CAF qualified, ACCA qualified. It's not that difficult कि आप बिल्कुल बुढ़े होके qualify करेंगे. So to pass the torch now, I would like to invite Sir Hudaid and he would tell you further about the journey. Please put your hands together for him. Thank you very much. Okay जी, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. First of all, I welcome you all to ARTD Business School. माय नेम इज़ हुदैद वसी और मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फाइनलिस्ट स्टूडेंट हूँ. लेफ्ट विथ 3 पेपर्स टू क्वालिफाई माई CA एग्जामिनेशंस इंशाल्लाह. अच्छा, ऑनलाइन वालों क्या मेरी आवाज़ आ रही है? ऑनलाइन हज़रात मुझे ज़रा ये लिख के बता दें. आ रही है, ठीक है. ओके, सो दिस ओरिएंटेशन सेशन फ्रॉम माई साइड जो कि मेरे एंड से बाकी है, I'll try my best to make it a two-way communication, an interactive session rather than a storytelling or one-sided communications. Okay, so आप साथ में participate करना है एक्टिवली. ये कोई लेक्चर नहीं है, ये कोई क्लासरूम नहीं है कि इसमें मैं सिर्फ एक तरफा बात करूँगा और आप सुनेंगे नहीं. आप लोगों ने पार्टिसिपेट भी करना है. जहाँ से सर एल्विन ने बात ख़त्म की है वहीं से मैं शुरुआत करता हूँ. जब भी आप लोग ने CA करने के बारे में सोचा होगा, ये डिसीजन ले लिया होगा कि अब मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंसी में आना है, अब मुझे CA करना है,
तो कोई ना कोई आपके जहन में परसेप्शन आई होंगी, या आपने अपने किसी फ्रेंड से कंसल्ट किया होगा, आपने किसी मामू से, चचा से, कज़न से, ताया से कंसल्ट किया होगा और उन्होंने कुछ ना कुछ आपको बातें बताई होंगी, जिसमें सबसे पहला आपको जो है वो ये सुनने को मिला होगा कि ये तो बड़ा मुश्किल है, ये तो होता ही नहीं है, इसमें एक पेपर फेल होता है तो सारे पेपर फेल हो जाते हैं। ऐसा भी सुना होगा किसी ने? ये पहले ज़माने में हुआ करता था, इट वॉज ओल्ड पॉलिसी कि जब स्टूडेंट 3 पेपर दे और एक में फेल हो जाए तो सब में फेल हो जाए। आज भी नेपाल में ऐसी पॉलिसी मौजूद है ऑनेस्टली, लेकिन आईकैप पाकिस्तान ने ये पॉलिसी अडॉप्ट करना छोड़ दिया है। अब किसी का एक पेपर पास तो एक पास, 2 पास तो 2 पास, एक फेल हुआ है तो कोई मसला नहीं, अगली बार दे देना। तो ये पॉलिसी अब ख़त्म हो गई है। तो सबसे पहले जब आप किसी फील्ड के अंदर आते हो तो यू हैव टू फेस परसेप्शंस ना। तो पहले मैं इस परसेप्शन को क्लियर करने जा रहा हूँ कि अच्छा, पहली बार इसमें आती क्या है, डिफ़िकल्ट है? हाँ, ये डिफ़िकल्ट है, आसान कुछ भी नहीं है, लेकिन इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है कि ना हो सके। मुश्किल है, मेहनत करनी है, लेकिन आराम से हो जाएगा। नंबर 2, क्या ये एक्सपेंसिव है या नहीं है? अब आप बताओ, सर एलविन ने आपको इसका जवाब दे दिया है, आप लोगों को क्या लगता है, क्या ये एक्सपेंसिव है या नहीं है? नहीं लगता है एक्सपेंसिव है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप लोग ने भी बताना है, क्या सीए आपकी नज़र में एक्सपेंसिव है या नहीं है? अच्छा, जिसको लगता है, जिसको लगता नहीं है, दोनों के लिए हमारे पास हल है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको लगता है एक्सपेंसिव नहीं है, तो फिर तो कोई मसला ही नहीं ना, वो तो मैनेज हो जाता है। लेकिन स्टिल बहुत सारे लोग हमारे सीए में ऐसे होते हैं जो कि अंदरूनी सिंध से ताल्लुक़ रखते हैं, अंदरून पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं, कि कोई जो है किसी लेबर का बेटा होता है, टीचर का बेटा होता है, कोई इतने वेल नोन बैकग्राउंड से ताल्लुक़ नहीं रखते, तो उसके लिए भी क्या हमारे पास ऑफर्स हैं, क्या आईकैप की तरफ से ऑफर्स हैं, क्या एआरटीडी बिजनेस स्कूल इसमें आपको फैसिलिटेट कर रहा है, ये इंशाल्लाह इस ओरिएंटेशन के एंड पे ज़रूर बात करेंगे। तो ये दो एक्सपेंसिव का जवाब हो जाएगा। हाई सैलरी, सर एलविन ने आपको आराम से बता दिया कि इसमें आपके अच्छे सैलरी प्रॉस्पेक्ट हैं, यानी कि कोई सीए करने वाला इंसान आपको ऐसा नहीं होगा कि वो बेरोज़गार बैठा कि यार जॉब नहीं है। जैसे इंजीनियर्स हैं, आपने कितने इंजीनियर्स अपने आसपास देखे होंगे, इवन माय बैचमेट जो मेरे साथ स्कूल में थे, इंजीनियरिंग करके बैठे हैं, अब उनको जॉब्स नहीं मिल रही, या जॉब मिल रही तो उतनी वर्थ की नहीं जितनी सोचा था उस ज़माने में कि मैट्रिक कर लो और एनईडी में जाना है, मेरी लाइफ सेट हो जाएगी, मैं इंजीनियर बन जाऊँगा। तो वो वाली चीज़ भी नहीं है यहाँ पे। लॉन्ग ड्यूरेशन है या नहीं? अब लॉन्ग ड्यूरेशन डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी सीए कर लेते हो। अच्छा, जैसे सर एलविन ने मेरी इसकी बात की, तो मैं आई एम जस्ट अबाउट टू टर्न 25 और 3 पेपर रह गए सीए क्वालिफाई करने में। होपफुली बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आई विल क्वालिफाई इंशाल्लाह, आप लोगों की दुआओं से। तो डिपेंड करता है कि आप लोग कितनी जल्दी क्वालिफाई करते हो। ऐसे मिसालें भी हैं जिसने 19 साल की उम्र में क्वालिफाई किया, ठीक है, ये कोई एक आध मिसाल थी। इसके बाद 20 साल, 21 साल, 22 साल, 23 साल से लेकर फिर तो आप 30 तक चले जाओ, वो आपके ऊपर है कि आपने 35 साल में क्वालिफाई करना है, आपने 36 में करना है, ये आपके ऊपर है, इसमें कोई लिमिट नहीं है। लेकिन अगर मैं अगली स्लाइड में बात करूं, जैसे सर एलविन ने यहाँ पे हमारी बात की थी इस स्लाइड के अंदर कि सीए फील्ड में जो हमारे रिसेंटली क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं, उनकी सर ने आपको कुछ पिक्चर्स दिखाई थी। जैसे वली मोहम्मद है, ही वॉज माई बैचमेट, उसाल मज़हर, उवैस मेमन, राना हमजा नूर, ये सारे मेरे बैचमेट्स हैं। और इन्होंने, जैसे ये हसनैन रज़ा है, ये दूसरे लोग हैं, उवैस मेमन, इवन वली, इन्होंने 21, 22, 23 साल की उम्र में क्वालिफाई किया है। फर्स्ट अटैम्प्ट एएफसी, फर्स्ट अटैम्प्ट कैफ, बिग 4 फर्म्स। अब ये बिग 4 फर्म्स क्या होती हैं, ये टर्मिनोलॉजी मैं आपको आगे बताऊंगा। उसके बाद स्ट्रेट इनटू द सीए फाइनल्स एंड क्वालिफाई करके ये लोग अपनी आर्टिकल्स कंप्लीट कर चुके हैं और अब बाहर मुल्क में अप्लाई कर रहे हैं। जैसा कि सर एलविन ने कहा कि सैलरी के लिए हम परेशान होते हैं ना, जैसे हम किसी फील्ड में आ रहे हैं तो हमें क्या होता है कि हमें पैसे कितने मिलेंगे, ठीक है। जब कभी आप जॉब करने जाते हो तो आप सबसे पहले क्या सवाल पूछते हो, सैलरी कितनी देंगे, ऐसे ही पूछते हैं ना। तो हाई सैलरी एस्पेक्ट्स हैं, हाई सैलरी प्रॉस्पेक्ट्स हैं इंशाल्लाह ताला। पाकिस्तान के अंदर रह के अगर स्टार्टिंग की बात करूँ तो तकरीबन करंट हालात में 2 लाख इंडस्ट्री में 2.5 लाख, 3 लाख से स्टार्ट, और बाहर मुल्क में जाते हो तो फिर आप 15,000, 16,000, 17,000 रियाल एंड सो ऑन, जिस कंट्री में भी आप जाते हो इस तरह से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। चार्टर्ड अकाउंटेंसी फील्ड के बारे में, अच्छा यहाँ तक किसी का कोई सवाल? अच्छा, मैं इस सेशन के एंड पे Q&A सेशन भी रखूँगा जिसके अंदर मैं आप लोगों से सवाल लूँगा, और उसके बाद हर टीचर जो हमारा PRC का टीचर है वो आके अपने सब्जेक्ट्स के ऊपर आपसे बात करेंगे। तो सीए के बारे में कोई एंट्री रूट, कोई चीज़ ऐसी, जैसे कि आप 9 में बायो लेते हो, अगर आपको ये है कि आपने इंटर के बाद बायोलॉजी में जाना है, मेडिकल करनी है, मेडिसिन पढ़नी है, तो आप क्या करोगे, 9 में बायो, ऐसा ही है। फिर सेकेंड ईयर में बायो, प्री मेडिकल, उसके बाद MD गेट, उसके बाद फिर जनाब यूनिवर्सिटी का एंट्री टेस्ट और एक अच्छी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की पुरजोर कोशिश है। लेकिन सीए फील्ड जो है ना वो वार्मली ऐसे वेलकम करती है सबको कि अगर कोई ह्यूमैनिटीज़ से आ रहा है, आर्ट्स से आ रहा है, कॉमर्स से आ रहा है, इंजीनियरिंग से आ रहा है, सीए फील्ड वेलकम्स एवरीवन, यानी कि ये प्री इंजीनियर के लिए भी वेलकम है, मेडिकल के लिए भी वेलकमिंग है, जनरल ग्रुप के लिए भी वेलकमिंग है और ह्यूमैनिटीज़ ग्रुप के लिए भी वेलकमिंग है। नाउ व्हाट इज़ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया?
यानी कि अगर किसी को चार्टर्ड अकाउंटेंसी की फील्ड में एंट्री लेनी है तो क्या वो एलिजिबल है या नहीं, और कब वो एलिजिबल है कब वो नहीं। चलो सबसे पहले ये बता दूं एक स्ट्रेट आंसर कि अगर कोई ऐसा बच्चा जिसकी परसेंटेज इंटर में 50% से कम है तो वो एलिजिबल नहीं है, तो वो एलिजिबल नहीं है। अब वो एलिजिबल कभी भी नहीं होगा, नहीं। अब वो फिर कोई 2 साल की या 4 साल की ग्रेजुएशन जाए और फिर ग्रेजुएशन के रूट से फिर सीए के अंदर आए एटलीस्ट 45 मार्क्स लेके तो ही। लेकिन अगर इंटर में 50% से कम है तो फिर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे विदाउट द ग्रेजुएशन आप नहीं आ सकते, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपकी 60% या उससे ऊपर परसेंटेज है इंटर के अंदर तो फिर आपको किसी एंट्री टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, भले आप आर्ट्स से आओ, ह्यूमैनिटीज़ से आओ, कॉमर्स से आओ, इंजीनियरिंग से आओ, मेडिकल से आओ। आपकी 60% इससे ऊपर है, यू डोंट नीड टू डू एनी एंट्री प्रिपरेशन, आपने सिर्फ सीए में एडमिशन डायरेक्टली ले लेना है। ओके, व्हाट इफ 50% से ऊपर हो और 60% के अंडर हो, तो फिर आपने क्या करना है, क्वालिटी असेसमेंट टेस्ट देना है। ये एक एंट्री टेस्ट होता है जिसमें बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक इंग्लिश एंड इस तरह की चीज़ें होंगी जो कि एमसीक्यू बेस्ड होगा और आपसे आईकैप कंडक्ट करेगा। अगर आप ये टेस्ट पास कर लेते हैं, एंट्री टेस्ट जिस तरह का यूनिवर्सिटीज़ का होता है, जैसे बीबीए का होता है, क्या कहते हैं उसे हम, बी कैट कहते हैं, और इसी तरह से इंजीनियरिंग वालों का ई कैट, एमडी कैट। तो इस तरह का सीए के एंट्री टेस्ट क्या है, अगर आप 60% से नीचे हो और 50 के ऊपर हो तो आपने एक एंट्री टेस्ट पास करना होगा। ये सब कुछ क्लियर है? ओके। अच्छा, सीए के अंदर हमारा जो पीआरसी लेवल है इसमें कितने पेपर्स होते हैं? 5 पेपर्स होते हैं। अच्छा, इसमें एग्जाम्शन भी अवेलेबल होती हैं, यानी कि आपकी माफ़ी एक आध पेपर की या 2 पेपर की, किसकी वो बता रहा हूँ मैम। एग्जाम्शन फ्रॉम पेपर्स ऑफ पीआरसी इफ़, अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट हो जिसमें आपके कम से कम 70% मार्क्स हों। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं बात करूँ, फर्स्ट ईयर कॉमर्स के कितने स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे? कॉमर्स के हैं, मैं कॉमर्स की मिसाल देता हूँ, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग की। यहाँ आपका पेपर इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग और वहाँ पढ़ते थे हम प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग था, गालिबन ऐसे ही था। तो अगर आपके फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर 200 में से टोटल में से 70% पे नंबर आपके बन जाते हैं या 75% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड बन जाते हैं रेलेवेंट सब्जेक्ट में, यानी कि आपकी ओवरऑल परसेंटेज 70 से ऊपर हो और उस अकाउंटिंग में 70%, 75% या उससे ऊपर हो, तो फिर आपको क्या मिल जाएगी, एग्जाम्शन मिल जाएगी। तीसरी शर्त ये होनी चाहिए कि जो आपका कोर्स है वो 70% आईकैप के कोर्स से मैच करता हो। ये फैसला आईकैप करेगा कि आपको एग्जाम्शन फिर देनी है या नहीं देनी, क्योंकि डेफिनेटली काफ़ी स्टूडेंट जो है ना वो डिफरेंट बोर्ड से आ रहे होते हैं, तो फिर उनका क्राइटेरिया अलग हो जाता है। एलिजिबिलिटी ए लेवल्स के लिए, इंटर के लिए क्या थी, 50 से ऊपर एलिजिबल हो जाओगे, 50 से ऊपर 60 से नीचे क्यूईटी देना पड़ेगा, 60 से ऊपर क्यूईटी नहीं देना पड़ेगा, सीधा सीधा आपने क्या कर लेना है, एंट्री कर लेनी है। ए लेवल्स के लिए कम से कम आपके 3 पास ग्रेड्स होने चाहिए, और अगर आपके 3 से पास ग्रेड से कम हुए तो फिर आपको क्यूईटी देना पड़ेगा। और एग्जाम्शन के लिए कम से कम आपके 2 Bs होने चाहिए, रेलेवेंट सब्जेक्ट में बी ग्रेड होना चाहिए और कोर्स अगेन आपका 70% मैच करना चाहिए। और फिर अगेन ये अगर आप एसएससी डिग्री प्रोग्राम से आ रहे हो तो फिर ये उसकी एग्जाम्शन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, राइट। ये एलिजिबिलिटी समरी है हमारे पास। अब हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन प्रोसेस का, यानी कि आप एचएससी ए लेवल से है, आपने पीआरसी के 5 पेपर दिए, आप कैफ में हैं, कैफ के 8 पेपर, उसके बाद आपने ट्रेनिंग कमेंस कर दी। नाउ व्हाट इज़ ट्रेनिंग? ट्रेनिंग का किसी को आइडिया है? आर्टिकलशिप का आइडिया है। अच्छा, जैसे मेडिकल फील्ड से कितने लोग हैं यहाँ पे जिनको मेडिकल की चलो नॉलेज भी होगी या कोई ना भी हो तो सबको पता होगा कि जैसे डॉक्टर अपना एमबीबीएस क्वालिफाई करते हैं या नियर टू क्वालिफाई होते हैं तो वो कहाँ जाते हैं, हाउस जॉब करने के लिए। जैसे कि अगर कोई लियाकत कॉलेज से या लियाकत यूनिवर्सिटी से जो है वो करता है तो वो कहाँ हाउस जॉब करेगा, लियाकत कॉलेज में कर लेगा। इस तरह से आगा खान वाले कहाँ करेंगे, आगा खान में हाउस जॉब कर लेंगे। तो हाउस जॉब में वो करते क्या हैं, आप देखते होगे जब आप किसी बड़े डॉक्टर के पास जाते हो दिखाने के लिए तो डॉक्टर का नंबर तो कहीं बाद में आता है, लेकिन डॉक्टर के ना कुछ छोटे छोटे डॉक्टर एमबीबीएस आते हैं, आपसे हिस्ट्री लेते हैं। जी सर आप बताएं आपको क्या मसला है, कब से परेशानी आ रही है, कभी आपने दिखाया है, किस डॉक्टर को दिखाया है, सारी हिस्ट्री लेते हैं और फिर आप बड़े डॉक्टर तक पहुँचते हो। तो वो क्या कर रहे होते हैं, वो जो सारे हैं वो कोई ऐसे नहीं होते कि इंटर मैट्रिक पास होते हैं, नहीं, वो भी सारे एमबीबीएस होते हैं, लेकिन वो एक बड़े डॉक्टर के साथ क्या कर रहे होते हैं, काम सीख रहे होते हैं, क्योंकि कल को उन्होंने भी उस स्टेज पे जाना है। तो वो जो ट्रेनिंग एक बड़े डॉक्टर के साथ ले रहे हैं वो क्या है, वो एक प्रोसेस है ना, लर्निंग का प्रोसेस है। क्वालिफिकेशन तो उन्होंने भी ले ली, अब वो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ले रहे हैं, रियल लाइफ एग्जांपल अपने सामने मरीजों को डील कर रहे हैं और वो डॉक्टरी का काम सीख रहे हैं। वो क्या है, हाउस जॉब। हम क्या करते हैं, वी एस चार्टर्ड अकाउंटेंट्स क्या करते हैं, जब हम लोग कैफ के पेपर पास कर लेते हैं और एक रेलेवेंट सेट ऑफ नॉलेज हमारे पास आ जाती है, अब हम क्या करते हैं, हम जाते हैं अपनी आर्टिकलशिप करने, जो कि है 3.5 साल का अर्सा। अब ये जो 3.5 साल की हमारी आर्टिकलशिप है ये हम कहाँ से कर सकते हैं, आइदर हम ऑडिट फर्म से कर सकते हैं या हम इंडस्ट्री से कर सकते हैं, राइट।
नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑडिट फर्म्स एंड इंडस्ट्रीज़? ऑडिट फर्म्स बेसिकली होती हैं सर्विस प्रोवाइडर, जो कि सर्विस प्रोवाइड करती हैं। ऑडिट की सर्विस हो गई, अकाउंटेंसी की सर्विस हो गई, एडवाइजरी सर्विस हो गई, टैक्सेशन सर्विस हो गई। ये ऑडिट फर्म्स में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, इनके अपने अपने क्लाइंट्स होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, HBL का नाम सुना है आपने? HBL ऑडिट करवाती है किससे? KPMG से कराती है। अगर मैं बात करूँ आपसे एंग्रो की, एंग्रो ऑडिट करवाती है किससे करवाती है? PwC से करवाती है। इस तरह डिफरेंट ऑडिट फर्म के पास डिफरेंट क्लाइंट्स होते हैं, ठीक है। ये हो गई हमारी आर्टिकलशिप फ्रॉम ऑडिट फर्म। अब हम बात करते हैं नाउ आर्टिकलशिप फ्रॉम इंडस्ट्री क्या होती है। इंडस्ट्री क्या होती है? इंडस्ट्री में कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको ICAP ने, ICAP पता है क्या? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान, ICAP ने ट्रेनिंग आउटसाइड प्रैक्टिस के लिए अप्रूव किया हुआ है कि इन एंटिटीज़ से आप जाके ट्रेनिंग ले सकते हो। उसमें कुछ मशहूर ज़बाना नाम आपके सामने लूँगा, आप जानते होंगे। लकी इंडस्ट्री, ठीक है, लकी कोड जानते ना, LCI, लकी कोड इंडस्ट्री, लकी सीमेंट वगैरह। उसके बाद मीज़ान बैंक, UBL, HBL, ठीक है, मीज़ान मैंने बता दिया। इसके अलावा यूनिलीवर, ठीक है, और PSO। तो ये इंडस्ट्री साइड है, ये ऑडिट फर्म साइड है। तो इट्स अप टू स्टूडेंट कि वो अपना करियर कहाँ बनाना चाहता है। अगर उसको लगता है कि नहीं मेरे लिए इंडस्ट्री सही है, इंडस्ट्री से आर्टिकल करनी, तो वो इंडस्ट्री चला जाता है। और अगर उसको लगता है कि उसने ऑडिट फर्म में जाना है, तो वो ऑडिट फर्म से अपनी आर्टिकल्स कर लेता है। ये है हमारी 3.5 साल की कमिटमेंट ऑफ ट्रेनिंग। ओके, ट्रेनिंग कमिंस होने के बाद 1 साल के अरसे तक आप CA फाइनल का कोई पेपर अटैम्प्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आपने सिर्फ CA फाइनल की जो हमारे आखिरी के रह जाएंगे 8 एग्जाम्स, उसकी तैयारी करनी है। आप ट्यूशन ले सकते हो, क्लासेस ले सकते हो आर्टिकल के साथ साथ, यानी वो काम सीखने के साथ साथ आप 1 साल तक पढ़ाई कर सकते हो, लेकिन पेपर नहीं दे सकते। उसके बाद आपने देना है 6 पेपर CA फाइनल के, CFAP के, और 2 पेपर आखिरी में MSA के इसके साथ ही होते हैं। तो आपने देने हैं इंशाल्लाह। ये आपकी क्वालिफिकेशन का पूरा रूट तैयार हो जाएगा, एंड इट विल लीड यू टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। क्वालिफिकेशन प्रोसेस से कोई मसला, कोई सवाल, कोई परेशानी। वॉइस नहीं आ रही है सलमान अहमद? बाकी लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? यस जी, आप लोग बताएं, कोई सवाल? जी है? नहीं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, अब जैसे मैंने कहा कि आर्टिकल्स आप चाहें तो ऑडिट फर्म में कर सकते हैं। तो ये कुछ 4 बड़ी ऑडिट फर्म्स हैं जिसमें हर स्टूडेंट का ख्वाब होता है जाना कि मैं एक बड़ी फर्म से आर्टिकल्स करूं। जैसे कि होता है ना कि मैं बड़ी यूनिवर्सिटी से जो है वो डिग्री लूँगा तो मेरा एक बड़ा नाम होगा। जैसे कि जामिया कराची से अगर किसी ने डिग्री ली है, या किसी ने वर्चुअल यूनिवर्सिटी से डिग्री ली है, तो कौन ज़्यादा रिकॉग्नाइज होगा? जामिया कराची वाला, कराची यूनिवर्सिटी वाला, बड़ा बड़ा नाम उसका। इसी तरह से अगर किसी ने सर सैयद से इंजीनियरिंग कर ली, एक बंदे ने NED से कर ली, तो कौन ज़्यादा रिकॉग्नाइज माना जाता है आपकी ज़बान में? NED वाला, क्या बड़ा नाम है। इसी तरह से जो हमारा आर्टिकलशिप होती है, इसके अंदर भी बड़ी भागम दौड़ी होती है कि अब ये 4 ऐसी बड़ी फर्म्स हैं जिनको, जो मशहूर ज़बान है, जिनके पास बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं, बड़े बड़े नामवर क्लाइंट्स हैं। जैसे मैंने HBL की बात की, KPMG के पास, फैसल बैंक की बात की, KPMG के पास, यूनिलीवर की बात की, KPMG के पास, एंग्रो की बात की, PwC के पास, ठीक है। और इसी तरह से अगर मैं बात करूं, आपके पास डिलॉयट के पास भी इस तरह से बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं, EY के पास भी बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या चाहते हैं कि हम किस जगह पे जाएं? बड़े क्लाइंट्स पे जाएं, ज़्यादा काम सीखेंगे, ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा, बड़ा नाम हमारे CV पे आ जाएगा कि जनाब हमने इस क्लाइंट का भी ऑडिट किया हुआ है, इस क्लाइंट को भी सर्विस प्रोवाइड की हुई है। तो अब इसमें जाने के लिए ना एक रेस है, उस रेस में स्टूडेंट लग जाते हैं, और वो रेस पता है क्या है? जल्दी पेपर पास करना। ये वो अहम पॉइंट है जो मैं समझाना चाहता हूँ कि स्टूडेंट CA तो कैफ तो कर लेते हैं, करने वाला 1.5 साल में भी कर लेगा, 2 साल में भी कर लेगा, 3 साल में भी करने वाले हैं, 4 साल में भी करने वाले हैं। लेकिन फर्म किसको प्रेफर करेगी? आप बताओ। जिसने फर्स्ट अटैम्प्ट में किया होगा, जिसने जल्दी किया होगा, तो उसके लिए हमें क्या करना है? इंशाअल्लाह ताला हमें मेहनत करनी है। और अगर हम मेहनत करेंगे, और अगर हम सही डायरेक्शन में मेहनत करेंगे, तो इनमें से कोई भी फर्म एन मुमकिन है कि हमें बुला ले, और हमारी आर्टिकल 3.5 साल का अर्सा इनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा कि हम इनको छोड़ के कहीं भी नहीं जाने वाले। हमारी ट्रेनिंग सारी इनमें से किसी एक फर्म के साथ इंशाल्लाह लॉक हो जाए। ये हम सबका क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्टिव। और इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए क्या करना है? हमने पढ़ाई करनी है, मेहनत करनी है, बस और कुछ भी नहीं है। एक चीज़ जो है ना, मैं यहाँ पे और गाइड करना चाहूँगा। जैसे हम लोग CA प्रोफेशन के अंदर आते हैं ना, तो हमें कहा जाता है कि अब तुम शादियों में भी नज़र नहीं आओगे। अब तो जो यहाँ रात को हम चाय पे बैठते हैं हफ्ते की रात को, अब तो तुम बैठोगे नहीं, आओगे नहीं, CA कर रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। 2018 जून या जुलाई का महीना, यही टाइम था 2018 का।
मैं सर अहमद के साथ आया अपने भाई और भाभी के पास आया सर अहमद के पास। सर अहमद ने मुझे एक बात बोली। सर अहमद ने कहा तुम सी आ रहे हो, सी में आ रहे हो? मेरा जी सर। कहते हैं कि अगर तुमसे कोई ये कहे ना कि तुम्हारी सोशल लाइफ छूट जाएगी, कभी मत मानना, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, कोई सोशल लाइफ नहीं छूटेगी। और यकीन मानो मेरी सोशल लाइफ आज तक नहीं छूटी। ये बात मैं डे वन पे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम में से ना जो लोग सीए करने के लिए आते हैं वो शायद ये समझ बैठते हैं कि मैं किसी जेल में आ रहा हूँ, मेरे अम्मा अब्बा मुझे जेल में भेज रहे हैं, अब मुझे 12 घंटे पढ़ना पड़ेगा, किताबों से सर मेरा उठेगा नहीं, और मेरा तो दिमाग लग गया 6 साल के लिए यहीं पे। अब मैंने अम्मा अब्बा को बोल देना नहीं, मैंने आपके साथ किसी शादी में नहीं जाना है, मैंने दादा दादी के घर नहीं जाना है, मैं नाना नानी से नहीं मिलना है, मेरे कजन्स नहीं आना, तो मैंने कमरे से बाहर नहीं निकलना है। क्यों? क्योंकि मैंने सीए करना है। ऐसे नहीं होता, ठीक है। ये आपकी अपनी डिस्क्रिप्शन है कि आपने अपनी सोशल लाइफ ख़त्म करनी है, मिनिमाइज़ करनी है, कम करनी है, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा सोशल लाइफ कभी भी ख़त्म ना करो। अगर हफ्ते की रात को दोस्तों के साथ बैठते हो बिल्कुल बैठो, लेकिन पढ़ाई का टाइम मुख्तस करो। जितना क्लास में पढ़ाया जा रहा है उतना जाके घर पे पढ़ लिया, क्लास का असाइनमेंट मिला हुआ है घर जाके कर लिया, मोर देन एनफ, निकल जाएगा। जब से मैंने स्ट्रेस लेना छोड़ी है मेरे पेपर जल्दी निकलना शुरू हो गए। लास्ट 2 अटेम्प्ट्स में मैंने स्ट्रेस लेना बिल्कुल ख़त्म कर दिया, मेरे पेपर अल्हम्दुलिल्लाह तेज़ निकलना शुरू हुआ है। अगर मैं अपनी बात करूं तो लगता हूं मैं थोड़ा सा बड़ी उम्र का, लेकिन मैं ई गेमिंग भी करता हूं, ठीक है। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं, जो मेरा शौक है ना, जो इंसान का शौक है वो नहीं मारना चाहिए। अब मुझे शौक है गेम्स खेलने का, ऑनलाइन प्ले स्टेशन के गेम्स होते हैं ना, मैंने प्ले स्टेशन 5 रखा, मैं वो गेम खेलता हूँ, मुझे शौक है। तो मैं हर हफ्ते की रात मेरे कुछ दोस्त आते हैं, मैं घर पे गेम खेलता हूँ, और कभी क्रिकेट खेल रहा हूँ, कभी रेसलिंग खेल रहा हूँ, वो मेरा अपना शौक है। क्योंकि जब मैं पढ़ाई से बोर होऊंगा, मुझे थोड़ा सा फील होगा कि आई नीड टू रिलैक्स माई माइंड, मैं जाके टीवी के सामने गेम लगाऊंगा और गेम खेलूंगा, 1.5 घंटा 2 घंटा गेम खेलूंगा, फ्रेश होऊंगा, उसके बाद जाके दोबारा पढ़ने बैठ जाऊंगा। तो जो काम तुम्हें अच्छा लगता है वो करो। बुक रीडिंग अच्छी लगती है, बुक रीडिंग नहीं छोड़ो। दोस्तों से मिलना अच्छा लगता है, नहीं छोड़ो। चाय के होटल में बैठना हफ्ते में 1 दिन बिल्कुल बैठो। पढ़ाई की वजह से इन कामों को ना रोकना, ये काम तुम्हें और थोड़ा सा ना वो रिलैक्स फील करने का मौका देंगे। तो अपनी एक्टिविटीज़ को बिल्कुल स्टॉप नहीं करना, एक्टिविटीज़ वैसे ही चलती रहेंगी, लेकिन हाँ, जो तुम 6-6 7-7 घंटे लगा रहे थे बाहर, अब उसको 1.5 से 2 घंटे भी ले आओ। क्या बात समझ आ रही है? आगे बढ़ जाएँ? चलो जी आगे बढ़ते हैं। ये ट्रेनिंग आउटसाइड प्रैक्टिस है, जैसे मैंने बात की, PTCL हो गया, नेशनल बैंक हो गया, ये आपकी इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि आपको ट्रेनिंग आउटसाइड प्रैक्टिस जो है वो करवाती हैं। अगर मैं बात करूं कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कितना रेशो ऐसा है जो कि पाकिस्तान के अंदर है और कितना ऐसा है जो पाकिस्तान के बाहर है, तो ओवरऑल हमारे पास नंबर है 6637, यानी कि 6637 का, जिसमें से बैरून मुल्क 2252 लोग हैं, और हमारे अंदरून में हैं बाकी 6637 लोकल्स, और बाकी ओवरसीज़ मेंबर्स का हमारे पास रेशो आ रहा है AC FC आ रहा है। ये आपके भी फ़िलहाल समझने की बात नहीं है इतनी ज़्यादा। वाई चार्टर्ड अकाउंटेंसी सीए की तरफ इंसान को क्यों आना चाहिए? मोस्ट प्रेस्टिजियस क्वालिफिकेशन, थ्योरी भी है, प्रैक्टिस भी है, टॉप लीडरशिप पोजीशन है। यानी कि अगर आप पाकिस्तान के अंदर इस वक्त किसी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को उठा लो, यूनिलीवर उठा लो, आप PSA उठा लो, आप कोई बड़ा बैंक उठा लो, तो उसमें आपको जो टॉप बोर्ड पोजीशन में मिलेंगे ना, आपको उसमें एक से ज़्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इंशाल्लाह नज़र आ रहे होंगे। क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंसी की फील्ड ऐसी है कि पाकिस्तान में भी नाम और बाहर भी नाम इसका, ठीक हो गया। ग्लोबल रिकग्निशन ऑफ ICAP है बाकी, कि अगर आपने ICAP से चार्टर्ड अकाउंटेंसी का एग्ज़ाम पास कर लिया, उसके बाद आपने ICW करना है, तो वहाँ भी आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगी। आप सेमा कर रहे हो, यानी कि आप किसी भी कंट्री में जा रहे हो, आप ऑस्ट्रेलिया में जा रहे हो, आप न्यूजीलैंड में जा रहे हो, अब चूँकि वहाँ प्रैक्टिस करने के लिए आपको वहाँ का CA बनना पड़ेगा। तो ICAP का CA एक बार अगर कर लिया है तो फिर आपको वहाँ जाके सर्टेन लेवल ऑफ एग्जाम्पशन मिल जाएंगी। 1 2 3 पेपर वहाँ के पास की, उस कंट्री के स्पेसिफिक, आपको चार्टर्ड अकाउंटेंसी का सर्टिफिकेट वहाँ का मिल गया। अच्छा जी, क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी वो आपको इंशाल्लाह जो है वो व्हाट्सएप पे अनाउंसमेंट कर दी जाएगी। सवाल है विच फर्म इज़ बेटर फॉर आर्टिकलशिप ओवरऑल, इंडस्ट्री और फर्म्स आर वे बेटर फॉर आर्टिकलशिप पर्पस, और बाकी फर्म्स की बात है तो जो ले ले वो बेहतर है, ठीक है। तो बिग 4 फर्म्स है, मैंने आपको बता दिया है कि इसके पीछे एक रेस होती है कि हमें यहाँ जाना चाहिए। चलो जी, अब बात करते हैं हम लोग बात करते हैं आगे इस पर, किस चीज़ के ऊपर, फाइनेंशियल असिस्टेंस के ऊपर। लेकिन मैंने कहा था कि CA एक्सपेंसिव है या नहीं है, इसके ऊपर हमने आगे बात करनी है। तो CA जिसको लगता है एक्सपेंसिव नहीं है तो फिर तो उसके लिए मसला ही नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जिसको लगता है एक्सपेंसिव है तो उसके लिए ICAP क्या करने वाला है और हम क्या करने वाले हैं उसके ऊपर बात करते हैं। अच्छा, ये इसके पेपर कहाँ होते हैं CA के, कुछ पता है किसी को? कौन लेता है, किस तरह से होते हैं, कोई आइडिया है इसके बारे में? ICAP लेता है, ठीक है, बिल्कुल इस बात का आपको पता है, गुड। क्योंकि जो जैसे हमारा मैट्रिक इंटर बोर्ड होता था तो हम क्या करते थे, कोचिंग सेंटर में या कॉलेज में रजिस्टर्ड होते थे, लेकिन पेपर कौन लेता था? HSSC,
ठीक है, वो और मैट्रिक में वो BSc के बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची वो लेता था। इसी तरह से यहाँ भी है, ये जो हम लोग ARTT हैं या दूसरे दीगर इदारे हैं, ये ट्यूशन प्रोवाइडर हैं, सर्विस प्रोवाइडर हैं, हम एग्जामिनेशंस नहीं लेते। ICAP कौन है? एग्जामिनेशन बॉडी जो कि आपको सर्टिफिकेट देगी एग्जामिनेशन कंडक्ट करने के बाद। अब हम आ जाते हैं फाइनेंशियल असिस्टेंस पे। ICAP की तरफ से कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस के जो है ना वो मोड्स ऑफर किए गए हैं, यानी कि अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो कि फुल फी अफोर्ड नहीं कर पाता है तो उसके लिए ICAP ने क्या दरवाजे खोले हैं? फाइनेंशियल असिस्टेंस के दरवाजे खोले हैं। इसमें मैं एक एक पे डिटेल में बात नहीं करूंगा पॉलिसी के ऊपर, लेकिन मैं आपको आइडिया दे रहा हूं कि इन केस कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कि डिजर्विंग है, जिसकी बहुत अच्छी आउटस्टैंडिंग पोजीशंस हैं या किसी भी तरह से किसी भी क्राइटेरिया के हिसाब से वो इसमें फॉल करता है, तो वो ICAP को यहाँ जाके अप्लाई कर सकता है। नंबर 1 इस EDCA टैलेंट प्रोग्राम, स्टूडेंट्स एंडाउमेंट फंड एंड स्टूडेंट फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोग्राम। इसकी अलग अलग हमारे पास जो है क्राइटेरिया हैं, जैसे कि अगर मैं EDCA टैलेंट की बात करूं तो टॉप 20 पोजीशन होल्डर को मिलता है और इसकी कुछ स्पेसिफिक एग्जामिनेशन फ़ीस है, एनरोलमेंट फ़ीस है। इसके बाद नंबर 2 पे हमारे पास आता है स्टूडेंट एंडाउमेंट फ़ंड। एंडाउमेंट फ़ंड का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कम से कम 80% आपके पास फ़ीस होनी चाहिए, फ़ीस कह रहा हूँ परसेंटेज होनी चाहिए, 65% ग्रेजुएशन में या मिनिमम 2 भी होना चाहिए A लेवल्स के अंदर, और कैफ में जो है आपके पास फर्स्ट टाइम में पास होना चाहिए आपका, या मैक्सिमम एक दफ़ा आप PRC में फेल हुए हो। तो ये आपका एंडाउमेंट फंड का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। और अगर फिर भी कोई रह गया स्कॉलरशिप से, उसको स्कॉलरशिप ना मिल सकी, उसकी सपोर्ट ना हो सकी, तो फिर एंड में हमारे पास स्टूडेंट फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोग्राम भी मौजूद है। हैविंग सेड दिस कि अगर कोई स्टूडेंट इन तीनों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कहीं भी फॉल नहीं कर रहा एंड स्टिल ही नीड एग्जाम्शन, ही नीड सपोर्ट, तो फिर भी वो ICAP को डायरेक्टली अप्लाई कर सकता है, जिसकी डिटेल आपको मिस रामीन हमारी काउंसलिंग डिपार्टमेंट पे बता देंगी। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि अंदरून सिंध, अंदरून पंजाब से आ रहे होते हैं और उनके पास इतने वसाइल नहीं होते, तो उसको उन स्टूडेंट्स को ARTT बिजनेस स्कूल, तो स्टूडेंट जो फ़ीस होती है हमारी ट्यूशन फ़ीस, उसमें तो हम लोग आउट ऑफ द बॉक्स जाके अकोमोडेट कर देते हैं, लेकिन फिर उस स्टूडेंट को ICAP की फ़ीस तो खुद मैनेज करनी पड़ती है। तो उसके लिए ICAP ने भी हमें वाज़े कह दिया है कि अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है इवन जो एग्जामिनेशन फ़ीस भी सही से अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, तो उसको आप हमारी तरफ रूट कर दो, हम उसका केस देख के इंशाल्लाह उस स्टूडेंट को खुद कॉन्टैक्ट कर लेंगे। क्या ये बात क्लियर है? डन है। चलो जी, कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन हैं, इसके ऊपर एक एक करके बात कर लेते हैं। कौन सी यूनिवर्सिटी CA कराती हैं? आपको कोई बोले कि आप जाके पूछते हो जी मैं CA कर रहा हूँ, कौन सी यूनिवर्सिटी से कर रहे हो बेटा, तो आप क्या बोलोगे? इकरा से, जैबिस से? नहीं, आप कहोगे कि CA जो कराते हैं ना वो RATs कराते हैं, जिसे हम कहते हैं रजिस्टर्ड अकाउंटिंग एजुकेशन ट्यूटर्स। ये इंस्टीट्यूट्स होते हैं, ये CA करवाते हैं और ये इंस्टीट्यूट्स ही होते हैं और ये कोई यूनिवर्सिटी नहीं करवाती। नंबर 2 सवाल, बहुत अहम बात करने जा रहा हूँ और सबकी तवज्जो यहाँ दरकार है। अच्छा, एक और सवाल भी आता है, कैन एस्पायरेंट्स हु हैव क्लियर्ड इंटरमीडिएट विद मार्क्स लेस देन 50% कैन स्टडी इन ARTT विदाउट सेंडिंग रजिस्ट्रेशन टू ICAP? ARTT में पढ़ लोगे लेकिन फ़ायदा क्या होगा उसका, ये बताओ ना। ICAP में तो रजिस्टर होना लाजिम व मलजूम है, ठीक है शहजाद? चलो जी, एक बहुत अहम सवाल, सवाल नंबर 2 पे आप लोगों की क्या चाहिए? तवज्जो चाहिए। CA तो एक सर्टिफिकेशन है, डिग्री तो नहीं है, और हमारी तो डिग्री की वर्थ होती है। फिर दूसरा जो सबसे बड़ा ख्वाब है लोगों का आजकल, वो क्या है? पाकिस्तान से भागने का, बाहर जाना है। CA क्यों करना है? बाहर जाना है। वो ताया अब्बू दुबई में रहते हैं, वो बुला लेंगे, उनके पास चले आऊँगा, ठीक है। कोई बोलता है ओमान चले जाएंगे, कोई बोलता है सऊदीया चले जाएंगे, कोई बोलता है किसी भी कंट्री में चले जाएंगे, पाकिस्तान से बाहर निकलना है। तो इसलिए क्या करते हैं? CA, क्योंकि इसकी क्या है? वर्ल्ड वाइड रिकग्निशन। लेकिन एक बैरियर आ जाता है, वो रोक देता है। क्या? CA तो सर्टिफिकेशन है, डिग्री तो है ही नहीं। अगर दुबई की बात करूँ, मिडिल ईस्ट की बात करूँ, तो बहुत सारे पेरेंट्स ऐसी क्वेरीज लेकर यहाँ पे आते हैं कि CA क्या है? सर्टिफिकेशन है, डिग्री नहीं है। अब आप डिग्री किस तरह से दोगे? क्या ये डिग्री की इक्विवेलेंट है? इक्विवेलेंट भी हो तो ये एग्जैक्टली डिग्री तो नहीं है। अब क्या? तो एक जवाब तो उसका हमारा रिवायती जवाब होता है क्या, कि अगर एक तराजू के ऊपर आप 10 डिग्री रखो और एक पे CA का सर्टिफिकेट रखो, तो CA का सर्टिफिकेट हमेशा क्या रहेगा? बाहर ही रहेगा। लेकिन ये उसको जस्टिफाई तो नहीं करेगा बात को कि ये सर्टिफिकेट है और ये सर्टिफिकेट हमेशा रहेगा। चार्टर्ड है, प्रीमियम है, बहुत सारे फीचर्स हैं, बहुत अल्ट्रा है, ठीक है, लेकिन डिग्री तो नहीं है ना। स्टिल डिग्री तो आपको चाहिए। उसके लिए जो मेरे पास तरीक़ेकार था, जो मैंने किया और जो मैं परसू कर रहा हूँ, वो मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, जिस ज़माने में मैंने इनरोलमेंट करवाई ना, उस ज़माने में KU में 2 साल का BCom हुआ करता था। अच्छा, अब आप CA करो ना करो, आप कोई और सर्टिफिकेशन हासिल करो प्रोफेशनल, लेकिन ये जवाब आपके लिए हर जगह रेलेवेंट रहेगा, इसलिए आपके भले के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। हालांकि ये मेरे एजेंडे का पार्ट नहीं था। CA के लिए जब मैंने दाखिला लिया था, तो उस वक्त BCom हुआ करता था 2 साल का, और उस वक्त 2 साल में BCom की डिग्री
मिल जाया करती थी। प्राइवेट बीकॉम हुआ करता था कि यू में दाखिला भेजा, फॉर्म भरा और बस जैसे एग्जामिनेशन की शेड्यूल आ गया तो बस देख लिया सुबह उठ के कौन सा पेपर है, उसकी तैयारी 2-3 घंटे में कर ली, क्योंकि सीए के अंदर ना सब कुछ पढ़ लिया होता था। तो बस मैं सुबह उठता था और अपने दोस्त से पूछता था कि आज कौन सा पेपर है, अपना कॉस्टिंग का है, ज़रा सवालात भेजना। अब 5 ईयर भी खरीदती ही नहीं थे, कौन खरीदे 5 ईयर 2 घंटे के लिए। तो बस मोबाइल में तस्वीर देखी, सब कुछ पढ़ा होता था सीए के अंदर, कैफ में सब कुछ पढ़ लिया होता इंसान ने। तो बस घुमाया और पेपर देने चला गया। सेम मेरे फॉर पाकिस्तान स्टडीज़। पाकिस्तान की तारीख हम इस ज़बान में लिख के आते थे कि उसको भी नहीं बताते थे पाकिस्तान में ये काम हो चुके हैं, वो हम खुद तारीख बना के आते थे पाकिस्तान की। तो वो बीकॉम भी इस तरह से निकल जाया करता था। वो हुआ करता था 2 साल का बीकॉम, लेकिन उसके बाद कराची यूनिवर्सिटी ने 2 साल का बीकॉम क्या कर दिया, डिसकंटिन्यू कर दिया। अब आगे 2 प्रोग्राम्स, एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम, जिसको ADA कहते हैं, ADP कहते हैं, ADC कहते हैं ना, एसोसिएट डिग्री इन कॉमर्स एंड एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स। अब ये एसोसिएट डिग्रीज आ गई हैं। इस एसोसिएट डिग्री के बाद आपको कोई डिग्री नहीं मिलेगी, ये 2 साल की एक क्या है, छोटी सी ग्रेजुएशन है, जो कि आपको 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन पे लाके खड़ा कर देगी। नाउ अगर आपको डिग्री चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, फर्दर 3rd ईयर BBA के अंदर या BSF के अंदर आपको कहीं जाके एडमिशन लेना पड़ेगा। अच्छा, मेरा ज़माना कुछ अच्छा ज़माना था, ज़्यादा पुराना नहीं था, ये तो कोई 2-3 साल पहले की बात है। तो मैं तो बीकॉम कर ली 2 साल का, मेरे पास आ गई डिग्री। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाना है जो कि मुझे दाखिला दे दे, कोई वीकेंड बैच में रजिस्टर कर ले, हफ्ता या एतवार को कभी जाऊँ और क्लास ले लूँ बैठ के, और बस 2 साल इसी तरह वीकेंड बैचेस में गुजार के मैं BBA कंप्लीट कर लूँगा अपना अगले 2 साल में। नाउ व्हाट यू गाइस कैन डू, यू गाइस कैन स्मार्ट प्लान फ्रॉम दिस फर्स्ट डे। सी के अंदर आप आ गए हो, इंटर आपने कर लिया है, मार्कशीट इंटर की आपके पास आ जाएगी, तो आपने वही मार्कशीट जो है दिखाकर किसी गवर्नमेंट कॉलेज से आपने एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम के अंदर दाखिला ले लेना है, या प्राइवेट तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, गवर्नमेंट कॉलेज से आप एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम के अंदर दाखिला ले लो। 1.5 साल से 2 साल के अंदर आपका PRC और कैफ हो जाएगा, आइडियली 2 साल में हो जाता है। यहाँ आपका कैफ ख़त्म हुआ, यहाँ आपका 2 साल का एसोसिएट डिग्री ख़त्म हो गया। जो आपने कैफ में पढ़ा वही सारी चीज़ें आपको एसोसिएट डिग्री में काम आ गई। 2 साल में कैफ हो गया और 2 साल में क्या हो गया, एसोसिएट डिग्री। आपने किया फर्म के अंदर अप्लाई, फर्म के कितना अर्सा है, 3.5 साल का। आपने ले लिया वीकेंड बैच में एडमिशन, ठीक है, किसी भी वीकेंड बैच में ऐसा एडमिशन ले लिया, प्रीफरेबली कोई ऐसी यूनिवर्सिटी जो कि KU से एफिलिएटेड हो, यानी कि आपको डिग्री किसकी मिलेगी, कराची यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल की आपको क्या मिल जाएगी, डिग्री। और आपने ऐसी एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया कि जो आपको वीकेंड बैच ऑफर कर दे, कि कभी वहाँ जाओ ना जाओ तो आपका हिसाब किताब चलता रहे, साइकिल चलती रहे, आपका एडमिशन वहाँ चला जाए और आप जाके सिर्फ उस स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट में पेपर दे दो जाके KU के। तो इस तरह का आपने कुछ सेटअप बनाना है कि आपकी आर्टिकल्स में भी 1.5 साल बाकी रहे और BBA की डिग्री आप लेके निकल लो, यानी कि यहाँ आपका CA हुआ, यहाँ आपकी डिग्री आई, आप निकल गए पासपोर्ट बनवा के सीधा बाहर। क्या बात समझ आती है? तो ये वेरी फर्स्ट डे पे मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, इंशाल्लाह आगे जाके दुआएं दोगे, क्योंकि मिड ऑफ द एजुकेशन में CA की आके बच्चों को पता चल जाता है कि तो सर्टिफिकेशन है, डिग्री तो है ही नहीं। तो डिग्री के लिए जब तक इंस्टीट्यूट लेवल पे कोई बड़ा फैसला नहीं आता कि इसको HSSC के जो है ना रिकग्नाइज डिग्री बना दी जाए, डिग्री की वैल्यू दे दी जाए, इसके ब्याह पे आपको बहुत सारी एग्जाम्शन दिलवा के कोई एक तूफ़ानी सी डिग्री इशू करवा दी जाए, जब तक ये फैसले हुकूमती लेवल पे नहीं होते, आपको अपने लिए खुद कुछ करना पड़ेगा। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात समझ आ रही है, हज़म हो रही है, क्लियर है? बढ़ जाऊँ आगे। तीसरी चीज़, व्हाट इज़ प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि हमारा इंटर बोर्ड, हमारा महान बोर्ड इतनी देर से रिजल्ट देता है कि CA की अटैम्प्ट अनकरीब होती है। तो फिर क्या होता है, तो ICAP जब तक मार्कशीट हमारी नहीं आती हमें प्रोविजनल बेसिस पे रजिस्टर कर लेता है, और जब मार्कशीट आती है तो फिर पक्की वाली रजिस्ट्रेशन हमें इशू कर देता है। और रजिस्ट्रेशन फ़ीस और एग्जामिनेशन कोर्स फीस के ऊपर तो हमने ऑलरेडी बात सर एलविन ने आपसे कर ली है। क्या ये सारी चीज़ें क्लियर हैं? अच्छा, अब इसके पेपर कब कब होते हैं? QAT के क्वार्टरली होते हैं, PRC के हर 2 महीने में एक बार होता है, कैफ के साल में 2 मरतबा, मार्च में और सितंबर में, CFAP के 2 मरतबा, जून में और दिसंबर में, और MSA के भी CFAP के साथ ही साथ हो रहे होते हैं। नाउ यहाँ प्रेजेंटेशन को एक छोटा सा हम देंगे ब्रेक। अब आप बताओ कि यहाँ तक किसी का कोई सवाल, कोई परेशानी, कोई भी सवाल तो कर लो, कोई मसले वाली बात नहीं है। जी जी, बिल्कुल। नहीं, ऐसा नहीं है, मेरी शादी अभी अगले महीने है, मैं जाऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ये पुराने ज़माने की कुछ ना मिस हुआ करती थी कि जिसके अंदर हम ये कहते थे कि अपनी शादी में जाने का टाइम नहीं मिलेगा, बाल सफ़ेद हो जाएंगे। हाँ, मैं मानता हूँ मेरे बाल थोड़े से सफ़ेद हो गए, लेकिन वो दूसरी वजूहत की वजह से भी होते हैं ना,
सीए की वजह से नहीं होते, और भी गम है ज़माने में चार्टर्ड अकाउंटेंसी के सिवा। तो कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है, वो सोशल लाइफ नहीं होगी, टेंशन नहीं लो। जो काम अच्छा लगता है ज़िंदगी में वो करो, आपकी ज़िंदगी इंशाल्लाह नहीं रुकेगी। क्या ये बात क्लियर है? और किसी का कोई सवाल? जी, बीबीए कर लेना है, वो आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी पढ़ रहे हो। तो अब जैसे मैं अपनी मिसाल दे रहा हूँ ना, मैंने करना है बीबीए, तो मैं शायद मार्केटिंग में करूँ या किसी और ऐसी फील्ड में करूँ जो मैंने सीए में ना पढ़ा हो, ताकि कुछ तो मतलब ब्रॉडअप हो ना, मेरा दिमाग खुले, कुछ और नया सीखूँ, कोई और नई चीज़ में जाऊँ। क्या ये बात क्लियर है? अपनी शादी में जाने का बिल्कुल मौका मिलेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैं भी जाऊँगा, आप भी जाना, ठीक है? क्लियर है? किसी का कोई और सवाल? जी। नहीं करे, कोई मसला नहीं है, पाकिस्तान में ही रहना है, कोई टेंशन नहीं है, कोई मसला नहीं है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने कोई और डिग्री लेनी है, मैंडेटरी नहीं है बिल्कुल भी। बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं जो पाकिस्तान में सीए कर रहे हैं, उनके पास कोई और डिग्री नहीं है, कोई मसला नहीं है। और कोई सवाल? स्टाइपेंड हमेशा फिक्स होगी। जब मैंने ज्वाइन किया था दिसंबर 2021 में, उस वक्त मुझे मिलते थे 16,300 रुपये, सही है। उसके बाद आई कैप ने बहुत बड़ी जंप मारी, कोई 18,000 रुपये हो गए, 19,000 हो गए। अभी एक और जंप मारी 22,400, 22,300 रुपये हो गए। यानी कि ये बेस स्टाइपेंड है। कुछ ना पास करके सीए फाइनल का 22,300 रुपये आपके हाथ में आएंगे। फिर 3 पेपर पास करोगे तो 30,000 हो जाएंगे। 3 पेपर C5 के, 1 पेपर MSA का, तो 42,000, या सारे पेपर भी पास कर लो C5 के इवन, तो 42,000, और क्वालिफाई कर लोगे विद इन आर्टिकल्स, विद इन योर हाउस जॉब वाली चीज़ ना, तो 82,000। बिल्कुल आर्टिकल्स के साथ ही पेपर देने होते हैं। और सीए फाइनल की जो एक खूबी है या खामी है वो यही है कि आपको विद इन आर्टिकल्स आप सुबह जाओ फॉर्म में और रात के आने का टाइम नहीं है। यूजुअली केसेस में होता है, लेकिन सम केसेस में नहीं भी होता। और ऐसे हालात भी होते हैं कि जब सीजन्स लगते हैं आपके, तो फिर आपके मतलब लेट आवर्स भी आपकी सेटिंग हो रही होती है, तो कोई ऐसी बात नहीं है। और इसी के अंदर आपको अपनी पढ़ाई को क्या करना होता है, मैनेज करना होता है। क्या ये बात क्लियर है? चलो जी, आगे बढ़े हैं। हाँ, क्लासेस फ्लेक्सिबल बिल्कुल ऐसी होती हैं। अच्छा, क्लासेस का मोड जो है, हम कितने मोड ऑफर कर रहे हैं, इस प्रेजेंटेशन में उसका जवाब आ रहा है, जो अब शुरू होने वाली है। और कोई सवाल? रमेश, रमेश, पानी। और कोई सवाल किसी का? पक्की बात है, बढ़ जाऊँ आगे? जी जी बोलें। अभी तो एडीसी करोगी, एडीसी के बाद थर्ड ईयर में बीबीए का एडमिशन मिलता है, बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। वरना डायरेक्ट भी बीबीए में एडमिशन ले सकते हो, मसला नहीं है, लेकिन फिर वो बीबीए पढ़ना पड़ेगा, फ़ायदा इससे अच्छा एडीसी के थ्रू जाओ ना, शॉर्टकट। चलो जी, अब हम बात करते हैं किसकी? ARTD बिजनेस स्कूल की। यानी कि अब तक जो हमारी डिस्कशन हो रही थी, वो हो रही थी चार्टर्ड अकाउंटेंसी के ऊपर, कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी क्या है, किस तरह से होती है, कितने लेवल्स हैं, कितनी फ़ीस है, स्टाइपेंड कितनी होती है, आर्टिकल्स फ्रॉम फर्म क्या होती हैं, आर्टिकल्स फ्रॉम इंडस्ट्री क्या होती हैं। अब हमारी डिस्कशन का पार्ट ये है कि अब हमने जब सीए करना है तो किससे करना है? RAET से करना है, जो कि रजिस्टर्ड अकाउंटिंग एजुकेशन ट्यूटर होते हैं, जिसको जैसे कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं जिनको इंटर बोर्ड ने रिकॉग्नाइज किया हुआ है कि ये रजिस्टर्ड कॉलेज हैं, आप यहाँ दाखिला ले सकते हो। जैसे मैट्रिक के बाद CCAP का फॉर्म आता है, CCAP के फॉर्म में परसेंटेज के हिसाब से दाखिला होता था, वैसे ही यहाँ पे परसेंटेज के हिसाब से तो दाखिला नहीं है, आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन ये कुछ रिकॉग्नाइज इदारे हैं जिनको ICAP ने रजिस्टर किया हुआ है, हाँ, कि मैंने इनको लाइसेंस दिया है, ये आपको ट्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी, ठीक है। उसमें ARTD क्या है? फेलो RAT है, रजिस्टर्ड अकाउंटिंग एजुकेशन ट्यूटर के साथ साथ। अब हम बात करते हैं ARTD बिजनेस स्कूल की। अगर मैं पहले ही आपसे ARTD की बात करता तो आपको लगता है ये तो अपनी बात कर रहे हैं, अपने इंस्टीट्यूट के बारे में ही बताना शुरू कर दिया, लेकिन आप आए किस लिए हो? चार्टर्ड अकाउंटेंसी के लिए। चार्टर्ड अकाउंटेंसी के बारे में माइंड क्लियर हो गया, डिग्री के बारे में माइंड क्लियर हो गया, परसेप्शन के बारे में माइंड क्लियर हो गया। अब आप जहाँ से ट्यूशन क्लासेस लेने के लिए बैठे हो उसके बारे में जान लो थोड़ा सा। ARTD बिजनेस स्कूल के जनाब, हमारा इंट्रोडक्शन के ऊपर हम बात करेंगे, इसके बाद हम बात करेंगे आपसे ऑपरेशन जोन्स के बारे में, यानी कि किस किस जगह हम ऑपरेट करते हैं, यहीं से बैठ के हमारी क्या की अचीवमेंट्स थी, हमने कौन से मार्क अदा किए हैं अब तक सो फार, और कुछ अदर एस्पेक्ट्स पे हम लोग ने बात करनी होगी। चलो जी, सबसे पहले हम बात करते हैं ARTD बिजनेस स्कूल को 2013 में फाउंड किया गया सर अहमद रज़ा मीर की जानिब से। 2013 से अब तक हमें तकरीबन कोई 11 साल से ऊपर हो चुके हैं। आज तक 12,000 से ज़्यादा बच्चे जो है ARTD बिजनेस स्कूल पढ़ा चुका है। और इसकी जो फैकल्टी है, इसकी एक सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसकी जो फैकल्टी है
वो क्वालिफाइड है हैविंग प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, यानी कि सफिशिएंट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, जिसकी वजह से जो है वो स्टूडेंट को फर्स्ट हैंड नॉलेज मिल रही होती है इंडस्ट्री की, फर्म्स की, और एक अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस मिल रहा होता है। अगर आप लोग ज़्यादा देंगे तो मैं ड्रिंक ब्रेक ले सकता हूँ, ठीक है। तो टीचिंग प्रोफेशन ऐसा ही है कि हम अगर 3-3 घंटे भी बोल रहे हैं ना तो बॉटल्स ऐसे ही ख़त्म हो जाती हैं। चलो जी, अच्छा इंटर में ना आप लोगों ने देखे होंगे कुछ कॉलेजेस के इश्तिहारात या कुछ कोचिंग सेंटर के, फर्स्ट पोजीशन इन इंटर, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन या टॉप 5 पोजीशन ऐसी आती है ना, 90+, 95+, 98% भी इंटर में आ जाती हैं। वो क्या होती थी? पोजीशंस। तो सी में भी पोजीशन होती होंगी ना कुछ तो रिकग्निशन मिलती होगी ना बच्चे को जिसने टॉप किया है। अच्छा, इसमें आपको शायद एक बात पता हो या ना पता हो कि एक बड़ी अच्छी बात है सी में, इंटर में ना आपके रिश्तेदारों की कॉल आती थी आपके पास, हाँ कितनी परसेंटेज आई? 70। मेरे बेटे की तो 75 आई है। तो वो आपको आपकी भले 70 भी बुरी लगने लगती थी, भले कितनी मेहनत से आप 70 लाए हो, लेकिन आपको अपनी 70 बुरी लगेगी क्योंकि आपकी चचा की बेटी की ना 75 आ गई है, ठीक है। इसी तरह से अगर आपकी 80 भी आ गई हैं और उसकी 81.5 आ गई तो आपको अपनी 80 बुरी लगती थी। लेकिन सी के अंदर एक अच्छी बात है, क्या? इसके अंदर अगर आप पास हो गए ना तो आई कैप आपको बोलता है पास, नंबर नहीं बताता। लेकिन अगर आप फेल हो गए ना तो पूरी दुनिया को बताएगा, मतलब वो आपको बताएगा, फिर पूरी दुनिया को वैसे ही पता चलेगा कि इस भाई के या इस बहन के इतने मार्क्स हैं। ये एक बुरी बात है। अच्छी बात यह है, पास हो जाओगे तो 51 वाला भी वहीं खड़ा हुआ और 80 वाला भी वहीं खड़ा हुआ है। लेकिन अगर फेल हो गए, 50 से नीचे है, तो वो आपको आपके नंबर लिख के बताता है, भाई आपके आए हैं इतने नंबर, ठीक है, आपके नंबर बता दिए जाते हैं। अच्छा, अब इसमें भी कोई ना कोई पोजीशन तो होगी, कोई ना कोई टॉप तो करता होगा, यानी कि पूरे पाकिस्तान में पेपर होते हैं, पूरे पाकिस्तान में सेम पेपर होते हैं, तो कोई ना कोई इसमें भी जो है वो हाईएस्ट स्कोर लेकर आता होगा। तो जो पूरे पाकिस्तान में हाईएस्ट स्कोर लेकर आता है ना, उसको दिए जाते हैं 2 किस्म के अलग अलग अवार्ड्स। एक होता है सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट, एक होता है गोल्ड मेडल। अब कुछ पेपर में सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट दिया जाता है, कुछ पेपर में गोल्ड मेडल दिया जाता है, लेकिन ये पूरे पाकिस्तान को बताया जाता है कि इस बच्चे ने या इस बच्ची ने पूरे पाकिस्तान में टॉप किया है और उसको हमने मेरिट सर्टिफिकेट से नवाजा है या हमने इसको गोल्ड मेडल से नवाजा है, ठीक है। तो ये हमारे पास ARTT ने अब तक जो 11 साल में, पिछले अब तो 100 हो गए तकरीबन, ये 90 भी पुराना नंबर हो गया, 100 से ऊपर मेरिट सर्टिफिकेट और 30 से ऊपर गोल्ड मेडल्स ARTT के स्टूडेंट्स के आ चुके हैं। फोकस चार्टर्ड अकाउंटेंसी इंस्टीट्यूट, बहुत सारे इंस्टीट्यूट आपको ऐसे दिखेंगे जो CA के अलावा और भी क्वालिफिकेशन करवाते हैं, बट ARTT बिजनेस स्कूल इज़ दी ओनली इंस्टीट्यूट विच फोकसेस सोली ऑन चार्टर्ड अकाउंटेंसी क्वालिफिकेशन, यानी कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हम चार्टर्ड अकाउंटेंसी के अलावा कोई भी क्वालिफिकेशन ऑफर नहीं कर रहे हैं। एंड वी आर सर्विंग ओवर डेफिनेटली 55 सिटीज़। उस वाले भाई ने हमारे से मुझसे एक सवाल किया था कि आप लोग की फ्लेक्सिबिलिटी है, किस तरह से आप क्लासेस लेते हैं। तो यहाँ से बैठे बैठे हम 55 की सिटीज़ से ऊपर जो है वो सर्व कर रहे हैं। अगर वैसे तो सिटी 5-6 हज़ार से ऊपर हैं पाकिस्तान के, लेकिन की सिटीज़ मतलब बड़े बड़े शहरों में तकरीबन 50-60 से ऊपर हम लोग सर्व कर रहे हैं। ओके, लास्ट अटैम्प्ट जो हमारी गुजरी है स्प्रिंग 2024 अटैम्प्ट, उसमें तकरीबन हमारे 8 सब्जेक्ट्स हैं कैफ के, 7 सब्जेक्ट्स में ARTT के स्टूडेंट्स ने टॉप किया था, ठीक है। ये हमारा एक रिकॉर्ड सेट था अल्हम्दुलिल्लाह। पिछले 11 सालों में पहली मरतबा ऐसा हुआ कि 8 में से 7 सब्जेक्ट्स का सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट ARTT का था या गोल्ड मेडल ARTT के थे। नंबर 8 हमारे उस भाई का सवाल। मेरे भाई, अगर आप रील्स से बाहर आके थोड़ी सी मेरी बात सुनेंगे तो इंशाल्लाह। जी 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 आप ठीक है, रील्स देख ली, फिर नोट्स कौन से? मेरी बात होगी, नोट्स कहाँ से है? अच्छा अच्छा, नोट कर रहे हो, ओके ओके, गुड गुड गुड, शाबाश। चलो जी, मैं बात कर रहा था आपके सवाल की। आपने एक सवाल किया था कि आप फ्लेक्सिबल कितने हैं, तो हम कितने फ्लेक्सिबल हैं वो बता रहा हूँ, आप सुन लें। हम सर्व करते हैं बोथ ऑन कैंपस भी और ऑनलाइन भी, यानी कि आप एक सुबह उठे और आपका मूड नहीं हुआ क्लास लेने का आज, कि आज मैं लाइव नहीं आ रहा, आज मैं घर से बैठ के लूँगा। आपने वहीं अपने बिस्तर पे लैपटॉप निकाला, ठक ठक लॉगिन किया, हेडफोन लगाया, रजिस्टर उठाया और नोट करना शुरू कर दिया। अब जिस तरह मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे नज़र आ रहा हूँ ना, घर बैठ के भी ऐसे ही नज़र आऊँगा, ऐसे ही इतने ही नज़र आऊँगा जैसा हूँ, ठीक है। यहाँ जैसे यहाँ देख रहे हो ना, वैसे ही घर पे भी स्क्रीन पे, वैसे ही लैपटॉप पे नज़र आएगा। यानी कि अगर आपका किसी दिन क्लास में आने का मूड नहीं हो रहा तो आप वहाँ बैठ सकते हो। जैसे आप मुझसे यहाँ सवाल कर रहे हो, वैसे आप घर पे भी सवाल कर सकते हो। कैसे? जैसे ऑनलाइन वाले टाइप करके मुझसे सवाल कर रहे हैं, वैसे आप घर पे कर सकते हो। यानी कि ये फिजिकल भी है और ऑनलाइन भी है। आप एक सुबह सो, आप रात को दोस्तों के साथ बैठे चाय के होटल पे, आपकी होगी देर, आपकी सुबह क्लास, आप सुबह उठे, आपने बोला नहीं यार ऑनलाइन लेता हूँ, आप लैपटॉप खोलने लगे, आपको और नींद आ गई, आपने बोला क्या ही अच्छा हो जाए अगर मैं 2 घंटे और सो जाऊँ, आपने लैपटॉप बंद किया, आप 2 घंटे और सो गए। अब आपको पता है कि शाम में रिकॉर्ड लेक्चर आ जाएगा,
जो कि क्लास में पढ़ाया गया है, जो मैं बात कर रहा हूँ, इसी फॉर्म में इसी क्वालिटी का रिकॉर्डेड लेक्चर आने वाला है। आपने शाम में लैपटॉप खोला, LMS पे हेडफोन लगाया और अपना नोट करना शुरू कर दिया, यानी आपका कोई हर्ज नहीं हुआ। सुबह आते तो ऑन लाइव ले लेते, घर पे बैठ तो रिकॉर्ड ले लेते, लेकिन अब घर पे बैठ के तीसरा मोड भी है, वो क्या है, रिकॉर्डेड। यानी कि हम हाइब्रिड चल रहे हैं, फिजिकल भी चल रहे हैं, ऑनलाइन भी चल रहे हैं, फिजिकल में ऑनलाइन प्लस लाइव भी चल रहे हैं और फिजिकल भी चल रहे हैं, और रिकॉर्डेड वर्जन भी दे रहे हैं। रिकॉर्डेड वर्जन कोई पुराना ताज़ा नहीं, यही वाला जो यहाँ पढ़ा रहा हूँ ना, यही लेक्चर रिकॉर्ड होगा, IT टीम प्रोसेस करेगी और आपके LMS पे अवेलेबल कर दिया जाएगा। कैसा, नहीं अच्छा? उसमें क्वेश्चन कैसे करेंगे? वेरी गुड क्वेश्चन, ब्रदर आज द वेरी गुड क्वेश्चन। भाई ने सवाल ये किया कि अगर मैंने क्लास मिस कर दी, अगर मैंने क्लास मिस कर दी और मैं ना आ सका, तो किस तरह से ऐसा मुमकिन हो जाए कि मैं सवालात भी कर लूँ। तो उसके लिए आपको ऐड कर दिया जाएगा कहाँ? व्हाट्सएप ग्रुप में, जहाँ पे आप होंगे, आपके जैसे बच्चे होंगे बहुत सारे, और आपका होगा एक फैसिलिटेटर। आपने टैग करना है, अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा ये सवाल है, ये चीज़ ज़रा दोबारा समझा दें। टीचर क्या करेगा? टीचर के पास जैसे ही मैसेज आएगा, वो फर्स्ट अवेलेबिलिटी में अपना व्हाट्सएप खोलेगा और जवाब दे देगा। ठीक है, तो टीचर आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे इंशाल्लाह हमेशा अवेलेबल मिलेंगे। और हाइब्रिड मोड ऑफ लर्निंग की तो मैंने आपको वैसे ही शान बयान कर दी है। अच्छा, ये स्कॉलरशिप की बात कर लेते हैं। अब एक स्कॉलरशिप वो थी जो ICAP दे रहा है, हम कौन सी स्कॉलरशिप दे रहे हैं? ARTD बिजनेस स्कूल कौन सी स्कॉलरशिप दे रहा है आपको? A लेवल्स वाले कितने हैं यहाँ पे? 1 2, बड़े ख़तरनाक लोग होते हैं ऐसे। नहीं, IQ बड़ा अच्छा होता है माशाल्लाह से, ऐसा ही है ना असलान भाई? आप तो एग्री करते होंगे इससे। जब हम QM की क्लास में बैठते थे ना, तो मुझे सबसे ज़्यादा डिप्रेशन ना A लेवल्स वालों को देख के होता था, क्योंकि ये लोग इतने तेज़ होते थे कि मुझसे सवाल शुरू ही होता था और ये आंसर बताते थे। तो बड़े ख़तरनाक लोग होते हैं। लेकिन ये तो मैंने तारीफ़ की ना, डरा भी दूँ थोड़ा सा, क्योंकि A लेवल वाले इतने तेज़ होते हैं कि उनको लगता है कि हम ज़्यादा तेज़ है कोई नहीं, और इंटर वाले ना डर जाते हैं बेचारे कि हमसे CA होगा नहीं होगा, इंजीनियरिंग से, मेडिकल से हैं, वो इतनी मेहनत करते हैं कि A लेवल वालों को एक्सीड कर देते हैं, सर पास कर देते हैं। तो इंटर वाले मेहनत करने के बड़े आदी होते हैं, और ये मैंने खुद पर्सनली फील किया है। मैं बीइंग इंटर वाला, इंटर कॉमर्स वाला, मैंने इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए बहुत मेहनत करी है, और अल्हम्दुलिल्लाह आज आप लोगों के सामने हूँ। तो A लेवल्स वालों के लिए कुछ स्कॉलरशिप्स हमने रीडिज़ाइन की थी। 3 A स्टार पे 100% ट्यूशन फीस वेव, जब तक आपका कोई पेपर नहीं रुकता। 2 A स्टार 1 A पे 60% ऑफ, 1 A स्टार 2 A या 3 A पे 40%, और 2 A 1 B पे 25% ट्यूशन फीस का आपको ऑफ कर दिया जाएगा। नाउ व्हाट इज़ द स्कॉलरशिप फॉर इंटरमीडिएट, यानी कि मुझ जैसे स्टूडेंट्स के लिए क्या चीज़ें हैं? अगर कोई टॉप 10 पोजीशन होल्डर है, जो कि मैं तो बिल्कुल भी नहीं, तो 100% ऑफ कोई है टॉप 10 वाला? ऐसे होते हैं वैसे ना, कोई लाड़काना बोर्ड और जो अंदरून का बोर्ड होता है ना, उसमें तो आ भी जाती हैं। तो वो आते हैं, सर फुल हमारी जो आई है ना सर, 3rd पोजीशन आई है, कितनी? 77%। तो वहाँ तो इस पर भी आ जाती हैं, कोई मसला नहीं है। तो कहीं से भी आप आओ, वी वेलकम यू, 100% ऑफ। ग्रेटर देन 85 कोई है? ग्रेटर देन 85 नहीं है? मेरे जैसे ही हैं शायद, कोई नहीं, मेरे जैसे आएंगे इससे भी नीचे। अच्छा, 80 से 84 कोई है? हाँ, 40% ऑफ, ठीक है। 75 to 80 कोई है? चलो सही है, एक है। मैं इससे भी कम पे था, 71.29, ऐसा ही। 393 मार्क्स आए थे फर्स्ट ईयर में, और सेकेंड ईयर में मैंने कहा बहुत मेहनत करूँगा, मैंने दिन रात एक मेहनत की, मैंने बहुत सारा पढ़ा, मेरे आए 394 मार्क्स, 1 मार्क बढ़ा पूरे साल पढ़ के। चलो जी, तो प्रेजेंटेशन का इख्तिताम पजीर यहीं पे होने वाला है, एंड दैट इज़ द क्वालिटी ऑफ लेक्चर जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि जिस तरह से मैं आपके सामने आ रहा हूँ, प्रेजेंटेशन चल रही है, कंटेंट आ रहा है, तो यही क्वालिटी हमारे लेक्चर्स की होती है। जैसे सर पढ़ा रहे हैं, ये हम iPad पे अपने लिख रहे हैं, और ये आपको टीचर साइड में आ रहा है। सर आकाश पढ़ा रहे हैं, प्रेजेंटेशन हैं, विजुअल हैं, सब कुछ आ रहा है, और ये मेरी पिक्चर आपके पास जैसे आ रही है, अब मैं पढ़ा रहा हूँ, माइंड में से समझा रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, तो हम लोग इस तरह से आ रहे होते हैं। जैसे अभी हमारे पास क्वालिटी आ रही है, वैसे ही उस वक्त भी आएगी। और बाकी इसके अलावा कोई भी सवाल, कोई भी परेशानी फिर बताएं, वरना मैं यहाँ से साइन ऑफ करके सर अरसलान को हैंड ओवर करूँगा। सर अरसलान आपसे अपने सब्जेक्ट के ऊपर बात करेंगे, एंड देन जो भी हमारे टीचर अवेलेबल होंगे वो अपने सब्जेक्ट के ऊपर बात करके फिर साइन ऑफ करेंगे। तो किसी का कोई सवाल, कोई परेशानी, कोई भी चीज़ है तो बताओ, मैं यहाँ अवेलेबल हूँ। आई एम हेयर टू आंसर योर क्वेरीज। क्लासेस यहीं पे होंगी, बिल्कुल यहीं पे होंगी, हमारी और कोई दूसरी ब्रांच नहीं है, ठीक है। और कोई सवाल? रूम नहीं, वो एक क्लास है दूसरी क्लास में कभी कभार हो सकता है,
कि एक टीचर की वहाँ लगी हुई है तो दूसरे टीचर की यहाँ, लेकिन हमारा पीआरसी का एक ही रूम अवेलेबल है, मुख्तस किया हुआ है रूम नंबर 4 या रूम नंबर 1 है, गालिबन 4 है, वो आपको बता दिया जाएगा। और टाइम टेबल जो है वो ARTT के व्हाट्सएप चैनल पे आ जाता है और तमाम रजिस्टर्ड ग्रुप में शेयर कर दिया जाता है, और स्टूडेंट्स को ऐसे भी शेयर कर दिया जाता है कि इस क्लास में इतने बजे आपकी क्लास शेड्यूल हो गई है। जी, वीक में कम से कम 3 से 4 दिन क्लास होती है, यूजुअली जुम्मा और इतवार ऑफ होता है। ठीक है, और कोई सवाल और कोई परेशानी? दूसरी एक्टिविटी जैसे जिम्नेजियम, स्विमिंग, फिर क्लास एक्टिविटी जैसे कि हाँ अंताक्षरी नहीं, मतलब कैसी एक्टिविटी क्लास से मैं समझा नहीं। फन एक्टिविटी नहीं, देखो यूनिवर्सिटी और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में सबसे बड़ा फ़र्क यही है कि यहाँ ना इस तरह की एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं, यहाँ पढ़ाई होती है, ठीक है, पढ़ाते हैं, हंसी मजाक टीचर करते हैं, मैं भी अपनी क्लास में बड़ी हंसी मजाक करता हूँ, किससे सुनाते हैं, तफरीह करते हैं, मजाक करते हैं, वो एक अलग चलती है। लेकिन ऐसी कोई एक्टिविटी ऐसा सच नहीं होती क्लास के अंदर कि चलो एक्टिविटीज़ करें, क्योंकि CA करने वाले के बारे में वैसे ही आप इतना परसेप्शन सुन के आए हो, आप क्लास में भी एक्टिविटी करेंगे तो CA में और वो BBA वाले में क्या फ़र्क रह जाएगा? ठीक है, ये बताओ। अच्छा, ये वाली एक्टिविटी की बात कर रहे हो? अच्छा, ऐसी बात करो ना, तुम बोलो असेसमेंट, ठीक है, यू असेसमेंट, तो असेसमेंट होते हैं, क्विज होते हैं, मॉक्स होते हैं, टेस्ट होते हैं, सब कुछ होते हैं, क्लास टेस्ट भी होते हैं। सरसलान तो अपने बच्चों को क्लास में टेस्ट देते हैं, अभी करो मेरे सामने लिखो बैठ के, बच्चे जो घर से नहीं करते ना सरसलान पनिश के तौर पर उनसे क्लास में करवा देंगे हम, तो ऐसी एक्टिविटी भी कराते हैं सर। और बताता हूँ, और बाकी जो चैप्टर क्लास में टीचर कंप्लीट कर देता है तो हर टीचर के अपने पैटर्न के ऊपर होता है कि वो वीकली लेना चाहता है, फोर्टनाइटली लेना चाहता है, मंथली लेना चाहता है, तो वो उसके ऊपर अपने ऊपर है। ठीक है, तो एक्टिविटी वो वाली एक्टिविटी नहीं है, हाँ वो वाली होती है जो तुम कह रहे हो, हाँ असेसमेंट्स होती हैं। ठीक है जी, और कोई सवाल किसी का? पूछो कोई मसला नहीं है, शर्माओ नहीं। मैं एक चीज़ पे मुझे बड़ा अपने ऊपर फ़ख्र है कि मैं क्लास में सवाल करने से कभी नहीं शर्माता था। पूरी क्लास हंसती थी जब मैं सवाल करता था, लेकिन मैं सवाल ज़रूर करता था। पूछो। मुझे कितना अर्सा हो गया है? अच्छा सवाल किया है। मुझे जो है तकरीबन 5 साल हो गया है, 5 साल लग गया है। हाँ, अच्छा वैसे उसूलन हो जाना चाहिए तब तक 1-6 महीने पहले, लेकिन अपनी स्पेसिफिक टाइम से मैं कोई 6-7 महीने 8 महीने आ गया हूँ। तो मैंने फेलियर्स देखे हैं, ऐसा नहीं है फेलियर नहीं हो। अगर मैं फेल ना हुआ होता कभी तो शायद 6 महीने कोई 8 महीने साल पहले CA कर चुका होता, लेकिन चूँकि मैंने फेलियर्स देखे हैं तो मैं इस स्टेज पर हूँ कि 3 पेपर रह गए हैं, दिसंबर में अबाउट टू इंशाल्लाह क्वालिफाई। ठीक है, अगर फेलियर ना हुआ होता तो शायद 21, 22, 23 साल की उम्र में क्वालिफाई हो जाता, लेकिन एक आइडियल टाइम पीरियड जो बताया जाता है 5 से 6 साल CA का, वो यही फेलियर मिला के होता है। और एक बात फेलियर से अंकल का बहुत अच्छा सवाल, सर आपका नाम? जावेद भाई का एक बहुत अच्छा सवाल था कि मेरा कितने टाइम में हुआ, तो मैं अपने टाइम से आपको फेलियर की मिसाल ले देता हूँ। अगर किसी को ये लगता है ना, जैसे वालिदैन बैठे हुए हैं, तो वालिदैन के मौजूदगी में मैं बात कर दूँ कि वो अपने बच्चों से एक्सपेक्ट कर बैठते हैं कि मेरा बच्चा ना कभी फेल नहीं होगा, क्योंकि उनकी एक नाक होती है, एक ख़ानदान में बात होती है कि हमारा बच्चा ना कभी फेल ही नहीं हुआ। तो जब वो CA में जाके पहली बार फेल होगा ना, तो बच्चा तो इमोशनली डाउन हो ही होगा, और अम्माएँ अब्बाएँ जो ना वो और उनसे ज़्यादा इमोशनली डाउन हो जाए, क्यों? हमारा बच्चा फेल हो गया। कोई मसला नहीं है फेल हो गया हो, कोई मसला नहीं है, इट्स नॉर्मल। वो अल्लामा इकबाल का शेर था ना कि गिरते हैं शाह सवारी मैदान जंग में, किसका था? अल्लामा इकबाल का था या किसका था? मुझे पता नहीं है किसका था, लेकिन अल्लामा इकबाल का ना, अल्लामा इकबाल का ही है। तो ये बड़ा एक शेर आप इसको फील करो कि जो शाह सवार है वही गिरेगा, वही उठेगा और वही फतह करेगा इंशाल्लाह। तो मैं बहुत फेल हुआ हूँ अपनी फील्ड में, CA में बहुत फेल हुआ हूँ मैं। तकरीबन कोई कैफ में 3 सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट ऐसे जो मैं जिसमें मैं फ़ेल नहीं हूँ, बाकी मैं हुआ हूँ। CA फाइनल में 1 मरतबा फ़ेल हुआ, उसके बाद 2 निकाले, फिर 3 निकाले, अब इंशाल्लाह आखिरी 3 मैं देने जा रहा हूँ। तो फेल होने से इंसान सीखता है, और फेल वही होता है जो कि कुछ ना कुछ गलत कर रहा होता है, लेकिन जो कोशिश कर रहा होता है। लेकिन अगर फेल होने के बाद आपने ये डिसाइड कर लिया कि नहीं मैं फ़ेल कैसे हो गया, और ये तो ज़िंदगी का आखिरी हो गया, अब मैं तो ट्राई करनी ही नहीं है। अगर इंसान सही डायरेक्शन में मेहनत नहीं करता तो ज़रूर फेल हो जाता है। फेल होने के पीछे रीज़न है, और अगर फेल होने के बाद आपको ये समझ नहीं आ रहा कि आप फेल क्यों हो, तो दोबारा फेल हो सकते हो। डायरेक्शन सीधी करो, ठीक है। एक इंसान 10-10, 12-12 घंटे पढ़ता है, हो सकता है वो फेल हो जाए। एक इंसान दिन के 4 घंटे सुकून से पढ़ता है, शायद वो पास हो जाए। तो डिपेंड करता है आपकी स्ट्रेटजी पे, जो कि आपको अपने सब्जेक्ट टीचर से हेल्प लेनी पड़ेगी, गाइडेंस लेनी पड़ेगी कि सर मैंने इस सब्जेक्ट को किस तरह से पढ़ के पास करना है। क्या बात क्लियर है? क्या बात समझ आ रही है? नाउ हैंडिंग ओवर माई प्रेजेंटेशन टू सर अरसलान, और वो आके अपने सब्जेक्ट के ऊपर आपसे इंशाल्लाह बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।
अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सबसे पहले तो एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन अपना दे देता हूँ मैं। मेरा नाम अरसलान सिद्दीकी है और मैं PRC 2 पढ़ाता हूँ। PRC 2 का सब्जेक्ट बेसिकली जो है वो एक मैथ्स और स्टैट्स का कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना। और जैसा कि आपको पता है कि CA की जो टोटल जर्नी है वो टोटल कैलकुलेशन के ऊपर बेस करती है, नंबर्स का सारा खेल है। जब तक नंबर्स से फेमिलियर नहीं होगे आप, जब तक मैथ्स आपकी अच्छी नहीं होगी, तो आपकी अकाउंटिंग भी उससे रिलेट करती है, आपके बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी उसी से रिलेट करते हैं। तो नंबर्स का बहुत बड़ा गेम है हमारी लाइफ के अंदर, ठीक है ना। अच्छा, मुझे एक बात ये बताएं कि टोटल अभी डिस्कशन होते हुए कोई अराउंड 1.5 घंटा हो गया, 1.5 घंटे से आप लोग बातें सुन रहे हैं और कुछ समझे भी हैं। मुझे एक बात ये बताइए कि CA करने के लिए मेहनत कितनी करनी पड़ती है। अभी आपने सुना कि CA डिफ़िकल्ट बहुत है, लॉन्ग जर्नी बहुत है, फेलियर्स भी इसके अंदर आते हैं। इसमें मेहनत कितनी करनी पड़ती है, क्या बताएंगे। या डेली मैं कितनी मेहनत करूं कि मेरे पास पेपर्स मेरे पास हों, या डेली कौन सी स्ट्रेटेजी मैंने अपनी रखनी चाहिए कि मैं उसको चलते हुए, उस रास्ते को पकड़ते हुए मैं आगे चला जाऊँगा, बताएं। और देखिए, एक बात याद रखिएगा बेटा, कभी भी क्लासेस लेके ना कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन सकता। सिर्फ क्लासेस लेना सफिशिएंट नहीं है जब तक आपका होमवर्क नहीं है उसके साथ, ठीक है ना। अच्छा, एक और चीज़, हमारी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है या जो हमारी कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो बिल्कुल नीचे से नीचे होती चली जा रही है। हम वो कौम है कि भाई हम पे जितना भी बर्डन डाल दो हम उस लीस्ट पे गुजारा करना शुरू कर देते हैं। हम कभी अच्छे के बारे में सोचते नहीं कि नहीं यार, जो अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको भी तो अवेल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हम पे जो बर्डन आएगा, टैक्स का बर्डन आएगा, हम वो कॉम में बेयर करना शुरू कर देंगे, या पेट्रोल का या किसी भी चीज़ का आएगा, इलेक्ट्रिसिटी का आएगा, तो हम उस कॉस्ट ऑफ लिविंग के ऊपर जीना शुरू कर देंगे। इसको बात रिलेट करता हूँ मैं अपने हाइब्रिड मोड से। अभी आपको सर उदैत ने बताया था कि ARTD बिजनेस स्कूल आपको हाइब्रिड क्लासेस ऑफर करता है, जिसमें फिजिकल क्लासेस भी हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी हैं और रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी हैं। इन सब में सुप्रीम क्या है, कौन सा मोड अच्छा है सबसे ज़्यादा लेना। सबसे ज़्यादा जो सुप्रीम मोड है वो है आपके फिजिकल क्लासेस, जिसमें आप मेरे सामने बैठे हुए हो, मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ, मुझे आपके चेहरे से पता चल रहा है कि भाई कॉन्सेप्ट आधा आया या पूरा आया। ऑनलाइन में तो आप मुझे नहीं देख पा रहे, मैं आपको तो नहीं देख पा रहा, सिर्फ आपके मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं। ऑनलाइन में आप तो मुझे देख रहे हैं, लेकिन मैं तो आपको नहीं देख पा रहा कि भाई चेहरे के तासुरात क्या है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही। या रिकॉर्डेड के अंदर तो सिर्फ मैं बातें कर रहा हूँ, बातें करके चला जाऊँगा, आपकी क्यूरी जो है वो 2 दिन बाद आप मुझसे पूछोगे। तो सबसे जो सुप्रीम मोड है वो है आपकी फिजिकल क्लासेस। फिजिकल क्लासेस का कोई नेमुल बदल नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अल्टीमेटली हमारे पास क्या होता है कि हमारा बच्चा जो है ना वो बिल्कुल लीस्ट पे जाना चाहता है, और लीस्ट पे जाते जाते वो क्या करेगा, 1 महीने फिजिकल क्लासेस लेगा, फिर वो नेक्स्ट महीने बोलेगा यार ऑनलाइन में भी तो सही ठीक ठाक समझ में आ जाता है, फिर वो जब ठीक ठाक पे आता है तो फिर ऑनलाइन आ जाता है, फिर उसके 1 महीने बाद वो कहाँ चले आता है, लीस्ट पे चले आएगा बिल्कुल। अच्छा, फिर रिकॉर्डेड के ऊपर जब जाएगा ना, फिर रिकॉर्डेड होने से शुरू हो जाएंगे पेंडिंग। आप मेरी बात 2 घंटे तक फिजिकल बैठ के सुन सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन बैठ के नहीं सुन सकते। ऑनलाइन में रोजाना 4 क्लासेस होंगी, 8 घंटे ऑनलाइन देखेंगे या रिकॉर्डेड देखेंगे तो आपका सर चकरा जाएगा, भाई कितनी देर स्क्रीन देखूँ मैं। वैसे एक्सपर्ट तो है स्क्रीन देखने में, मोबाइल हम पूरा पूरा दिन देखते हैं, वो मसला नहीं है, लेकिन पढ़ने पे आएंगे तो हम नहीं देखा जाएगा मोबाइल 8 घंटे या लैपटॉप 8 घंटे। तो कहने का मकसद है बच्चों कि फिजिकल क्लासेस का कोई भी सब्सटीट्यूट नहीं है। अच्छा, फिर ये इजाद क्यों किया भाई, ऑनलाइन क्यों दिया या रिकॉर्डेड लेक्चर्स दिए क्यों। जब आप मना करते हैं या मैं डिस्करेज करता हूँ, स्ट्रांगली डिस्करेज करता हूँ कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स नहीं होने चाहिए, फिर दिए क्यों। देखिए, मेरे टाइम में पता है क्या होता था कि अगर मेरी क्लास स्टार्ट हो रही है 12 बजे से 2 बजे तक, और बाय एनी चांस मैं क्लास में 15 मिनट लेट पहुंचा, 12:15 बजे पहुंचा। अब ये तो आपको प्रोजेक्टर्स नज़र आ रहे हैं, स्क्रीन नज़र आ रही है, पहले तो यहाँ पे व्हाइट बोर्ड्स होते थे। मैं अगर 15 मिनट लेट पहुंचा हूँ तो टीचर ने पढ़ा के मिटा दिया, बस गया। अब टीचर के पास इतना टाइम ही नहीं कि वो 200 बच्चों को एंटरटेन कर सके उस टाइम के ऊपर, भाई 20 बच्चे या 50 बच्चे लेट आए थे उनको एकोमोडेट करें। 1-2 को तो टीचर एकोमोडेट कर सकता है, ठीक है ना। अब वो किससे सीखूं 15 मिनट का कॉन्सेप्ट, जो बराबर में 2 जिसकी आधा समझ में आया होगा आधा नहीं आया होगा उससे सीखना पड़ेगा, तो मेरी बेस ही टूटी फूटी है। तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स इसीलिए दिए जाते हैं कि अगर ड्यूरिंग द लेक्चर्स आपका कोई थोड़ा सा पार्ट मिस हो गया या 15 मिनट लेट पहुंचे, 10 मिनट लेट पहुंचे, तो वो घर जाके वो 10-15 मिनट देख लो, बजाय रखिए कि वो उसी लेक्चर पे बंदा जीना शुरू कर दे, तो बेवकूफ़ी है, मैं समझता हूँ ये, ठीक है ना। तो फिजिकल क्लासेस का कोई भी सब्सटीट्यूट नहीं है, फिजिकल क्लासेस लें। अच्छा, फिर ऑनलाइन क्यों दिया आपने भाई, ऑनलाइन इसलिए दिए, मिसाल के तौर के ऊपर लड़कों को तो कोई मसला नहीं होता, बाइक स्टार्ट करिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट लिया और आ गए,
लेकिन जो हमारी बच्ची हैं, या तो फादर ड्रॉप करेंगे या तो भाई ड्रॉप करेंगे, अब किसी मसरूफियात की वजह से फादर भी अवेलेबल नहीं है, भाई भी अवेलेबल नहीं है, अब क्या करे बच्ची? अकेले ट्रांसपोर्ट हैंडल करना तो बड़ा मसला होता है। तो क्या है भाई, फिर उस दिन ले लो रिकॉर्डेड ऑनलाइन क्लास ले लो, कोई इशू नहीं है, या उन 2 दिन ऑनलाइन क्लास ले लो, लेकिन फिर भी फिजिकल आओ भाई, ठीक है ना। अच्छा, एक और चीज़, मिसाल के तौर के ऊपर एक बच्चा होता है ना, वो दूसरों को देख के सीखता है, हमेशा बच्चा अपने बड़ों को सीखता है। मैंने फेसबुक पे रील देखी, भाई मदर और फादर जो है दोनों फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो उनका बच्चा भी फ़ोन यूज़ कर रहा है, दोनों ने फ़ोन रख के बुक उठाई तो बच्चा भी बुक उठा के पेज पर लटना शुरू हो गया, मतलब देख के सीख रहा है सारी चीज़ें। तो कहने का मकसद ये है मेरे बच्चों कि आपने देख के सीखनी है अपने पेरेंट्स की मेहनत। मिसाल के तौर पर मुझे बुखार होता है, अब मेरी बेटी अल्हम्दुलिल्लाह 10 मंथ्स की होने वाली है, तो वो मुझसे देख के क्या सीखेगी, या आप अपने पेरेंट्स से देख के क्या सीखते हैं। मिसाल के तौर पर भाई आपके फादर को फीवर हो रहा है या हीट स्ट्रोक का दौर है, जॉब की छुट्टियां तो नहीं करी, घर पर आराम तो नहीं किया, या किया है? नहीं किया। फीवर भी हो रहा है तब भी जा रहे हैं, हीट स्ट्रोक में भले 40-45 टेम्परेचर, हमारे फादर तो वैसे ही उठेंगे, तैयार होंगे, चले जाएंगे। क्यों? डिटरमिन्ड है, उनको पता है मेरे ऊपर बाकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ रही हैं। तो इसी तरीके से आप लोगों ने भी उनसे मोटिवेशन लेनी है। हम जो मोटिवेशन स्पीकर्स को सुन रहे होते हैं, इसकी बातें सुन रहे भाई, छोड़े उन सबको, अपने घर में अपने पेरेंट्स को आइडियल बना लें। आप मोटिवेशन सुबह दोपहर शाम आपको नज़र आती रहेगी। आ रही है बात समझ? या हीट स्ट्रोक होता है तो हमारे घर में हमारी अम्मी ने तो नहीं मना किया कि भाई खाना आज नहीं मिलेगा, आज तो मैं किचन के सामने कैसे खड़े होकर पकाऊंगी, छोड़ो भूखी हो जाओ, नहीं, कभी ऐसा नहीं बोला। वो वही रोज़ा भी है तो काम चल रहा है, और हीट स्ट्रोक भी है तो काम चल रहा है। भाई काम इसलिए चल रहा है, जिम्मेदार है। तो वो बच्चा जो जिम्मेदारी से अपनी पढ़ाई करेगा वही सीए में कामयाब हो सकता है। जो तफरी बेसिस के ऊपर आएगा या जो टाइम पास के लिए आएगा सीए के अंदर, बेटा वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता, ये बात को याद रखना। आना है तो फोकस के साथ आना है, करना है तो सीए करना, नहीं करना तो कुछ नहीं करना। फिर मैंने भीख मांगनी है कहीं भी सिग्नल देखकर, ठीक है ना, तो वो काम तो हमने करना नहीं है। कहने का मकसद ये है कि बेटा पढ़ाई करनी है, आपकी एज में सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई ही है, किसी के ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मेरी बेटियों के ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है भाई, नहीं, कोई नहीं, कोई घर का खाना पकाना, कोई सफाई सुथरा ही नहीं। या जो मेरे भाई बैठे हैं, जो बच्चे बैठे हैं, इनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई घर में कमा के देने पैसे या नहीं देने, कोई नहीं देने, कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं। सिर्फ एक काम है, वो है पढ़ना और पढ़ना। अच्छा, पढ़ना 24 घंटे पढ़ना नहीं है यार, तो हम बोलते हैं ना सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी, 24 घंटे पढ़ना नहीं है। मिसाल के तौर के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल, आपकी सुबह 10 बजे क्लास होती है, 10 बजे से लेकर 4 बजे तक क्लास मेरी वाइंड अप होगी 4 बजे, ठीक है ना। 10 बजे से लेकर 4 बजे तक आपने क्लासेस ली, आप 4 बजे घर चले जाएं, 1 घंटे में पहुंचेंगे, सफ़र करके फ़ौरन तो नहीं पहुंचेंगे ना, 1-1.5 घंटे में पहुंच गए। मिसाल के तौर पर आप 6 बजे घर पहुंचे, रेस्ट करो, सारा दिन थके हुए हो, 2 घंटे रेस्ट करो, 6 के बाद 2 घंटे हो गए, कितने बज गए? 8 बज गए। सुबह आपको दोबारा 10 बजे कैंपस आना है, क्लास लेने बाद आ जाना। जब रात को 8 बज गए, अब बजाय इसके कि मैं फैमिली गैदरिंग में बैठूं या बातें सुनूं कि भाई की शादी हो रही है या ये हो रहा है वो हो रहा है, बजाय इसके कि मैं टाइम वेस्ट करूंगा ना वहाँ बैठ के। अगर घर में मिसाल के तौर पर शादी भी है या भाई की है, तो वो डिसीजन ले लेंगे पेरेंट्स से, जो भी होगा। मेरे लाइक कोई खिदमत होगी तो मुझे बता दिया जाएगा, बेटा तुमने ये काम करना है, वो काम मैं छोड़ के कर दूंगी या कर लूंगा। तो कहने का मकसद ये है बेटा कि अपना फोकस आपने टोटल स्टडीज पर रखना है, और होमवर्क एटलीस्ट 4 आवर्स घर जाके लाजमी करना है। होमवर्क करने से पता है क्या होगा, आप नेक्स्ट क्लास से कनेक्टेड रहोगे। आज जो पढ़ा है वो हो सकता है रास्ते में आते आते या बातों में हो सकता है जहन से निकल जाए, लेकिन जब मैं किताब खोल के देखूंगा कि भाई आज क्या किया, ये सारी चीज़ें की थी, क्योंकि कल टीचर आएगा पूछेगा। मैं तो सवाल हर क्लास में पूछता हूँ कि बताओ भाई क्या पढ़ाया था मैंने लास्ट क्लास के अंदर, ठीक है। वहाँ मैं जाहिर सी बात है नाराज़गी का भी इजहार करूँगा कि नहीं यार आपकी गाड़ी जो है ना ट्रैक पे नहीं चल रही, इसको सुधारें, ठीक है ना। तो कहने का मकसद ये है बेटा कि होमवर्क डेली बेसिस के ऊपर आप लोगों ने करना होगा, स्टडीज़ डेली बेसिस के ऊपर। ओकेजनल पढ़ने वाला बच्चे का सीए नहीं होता है, बात याद रखना। ओकेजनली पढ़ने वाला बच्चा पीआरसी निकाल लेगा, कैफ के अंदर आएगा, कैफ के अंदर पेपर नहीं निकाल सकता। अच्छा, एक और चीज़, मिसाल के तौर के ऊपर हम गिरते गिरते चलना सीखते हैं। छोटा बच्चा होता है वो भी क्रॉलिंग करता है, बहुत दफ़ा गिरता है, मेरी बेटी बहुत दफ़ा गिरती है, लेकिन चोट भी लगती है, रोती भी है, लेकिन एट द एंड वो चलना सीख जाएगी, क्योंकि मेहनत कर रही है, बार बार मेहनत कर रही है। वो 10 दफ़ा गिरती है, 10 दफ़ा उसके चोट लगती है, कभी बैट से कभी किसी चीज़ से, लेकिन वो बच्ची चलेगी नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि कंसिस्टेंटली कर रही है वो काम। तो इसलिए आपने भी वो काम कंसिस्टेंटली करना है कि आहिस्ता आहिस्ता करें, लेकिन रोज़ करें। मिसाल के तौर के ऊपर एक बात बताता हूँ मैं आपको। मेरे पास एक टंकी है जिसमें 10,000 लीटर का पानी है। क्या लगता है मैं एक वक्त में पूरा पानी पी सकता हूँ क्या? बताएं क्या होगा, मेरा पेट फट जाएगा और पानी थोड़ी पी सकता हूँ।
लेकिन अगर मैं रोज थोड़ा थोड़ा पीना शुरू करूं, क्या महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने में टंकी का पानी पी लूंगा? इम्पॉसिबल तो नहीं था ना, पॉसिबल तो था ना, लेकिन एक साथ पीता तो नहीं पी सकता था, लेकिन थोड़ा थोड़ा रोज किया। तो सीए का काम भी थोड़ा थोड़ा रोज करना है, ना बजाय इसके कि एक साथ कर लेना है। जब भी आप ऑफिस में कहीं जॉब करने लगते हैं तो थोड़ा थोड़ा काम दिया जाता है, आहिस्ता आहिस्ता सीनियर होगा तो बंदे को ज्यादा काम दिया जाता है। ऐसा थोड़ी कि सारा काम एक साथ दे दिया ये लो भाई, तो बंदा तो मर जाएगा, क्या करेगा? तो इसीलिए मेरे बच्चों, आपने सीए में करना है थोड़ा थोड़ा काम, लेकिन रोज करना है। जो आपको होमवर्क मिला जाए, जो आपको असाइनमेंट दिया जाए, वो आपने रोज करना है। ठीक होगा ये बात? ये तो एक तो जनरल बात थी। अब आते हैं अपने क्यूएम के ऊपर, फिर सेशन को एंड करेंगे। देखो, क्यूएम पढ़ाने का मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे होते हैं, ए लेवल्स के बच्चे भी बैठे हुए होते हैं, इंटर कॉमर्स के बच्चे होते हैं, मेडिकल के बच्चे, वो बच्चे जिन्होंने 2 साल से तो मैथ्स ही नहीं देखी, वही है मेडिकल वाला हमारी क्लास में, एक बच्ची है हमारे पास। तो अब इस बच्ची ने तो मैट्रिक की मैथ्स देखी हुई है, ठीक है ना, उसके बाद तो इसने मैथ्स देखी नहीं फर्स्ट या सेकंड में, अब ये मैथ्स पढ़ने आएगी, वो भी सीए के अंदर, एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के अंदर, तो जाहिर सी बात है इशू होगा। अब मेरे पास डिफरेंट माइंडसेट का बच्चा बैठा हुआ है, ठीक है ना, एक बच्चा एडवांस बैठा हुआ है, एक बच्चा मॉडरेट बैठा हुआ है, एक बच्चा वो है जिसने 2 साल से फेमिलियर नहीं। तो क्या किया जाए? मिड लेवल से स्टार्ट किया जाए। अगर मैं मिड लेवल से स्टार्ट करूं तो जो मिड लेवल वाला बंदा है वो कैच कर लेगा, जो एडवांस लेवल वाला बंदा है वो भी कैच कर लेगा, लेकिन वो बच्चा जो फेमिलियर नहीं है वो क्या करेगा? वो किधर जाए? तो मेरी स्ट्रेटेजी ये होती है कि बिल्कुल ही स्क्रैच बेसिक से स्टार्ट करो। बेसिक से स्टार्ट करने का रीजन ये होता है कि सारी क्लास एक पेज के ऊपर आ जाती है। मुझे लगते हैं 3 से 4 दिन, लेकिन वो 3 से 4 दिन बेहतर है बजाय इसके कि मैं 100 बच्चों में 40 बच्चों को बोलूँ भाई आपका तो अल्लाह ही हाफिज़ है, जो करना है करो, मैं तो यहीं से स्टार्ट करूँगा। तो उन 40 बच्चों के खातिर मैं 3 दिन वेस्ट करता हूँ अपने, ताकि सारे के सारे बच्चे एक पेज के ऊपर आ जाएंगे मेरे पास, क्या IQ लेवल सबका साथ हो गया, चलो मेरा भाई गाड़ी आगे चल जाएगी यहाँ से। आ रही ना मेरी बात समझ में? तो सबसे पहली चीज़, एक तो मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूँगा और आहिस्ता आहिस्ता एडवांस लेवल पे मैं आपको लेके जाऊँगा, ठीक है। बिल फर्स्ट मुझे एक बात बताइए, एक चैप्टर एंड होने के बाद, जैसे आपने बताया कि भाई वो एक्टिविटीज़ नहीं होती, तो एक्टिविटीज़ से मुराद क्विज़ेस और असेसमेंट वगैरह थे, ठीक है ना। तो मुझे बताएं, एक चैप्टर के ऊपर मिनिमम और मैक्सिमम कितने क्विज होने चाहिए? क्या लगता है? देखिए, मेरी प्रैक्टिस ये है कि मैं एक चैप्टर के ऊपर मिनिमम 2 क्विज लूंगा, ठीक है, 2 टेस्ट ले लिए। अच्छा, मुझे रिजल्ट पता चला कि भाई 2 टेस्ट में भी रिजल्ट मेरे मतलब का नहीं आ रहा या स्टूडेंट के मतलब का नहीं आ रहा, इस तरह से कामयाबी नहीं मिलेगी, तो फिर मैं तीसरा टेस्ट भी लूंगा, ठीक है ना, और तीसरा टेस्ट भी नहीं मतलब का आएगा तो फिर मैं 4th टेस्ट भी लूंगा, ठीक है। अच्छा, टेस्ट में फौरन नहीं लेता, चैप्टर डिस्कस किया बेसिक से लेकर एडवांस तक, उसके बाद मैंने दिया असाइनमेंट। क्लास में तो सवाल मैंने कराया ना, आपने क्या तीर मारा? कोई तीर नहीं मारा, मैंने सिर्फ 10 मिनट सवाल सॉल्व करने के आपको दिए थे, उसमें भी हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो मैंने ही कराना है। मतलब आपकी कोई एफर्ट नहीं लग रही, आप सिर्फ एब्जॉर्ब ही कर रहे हो इन्फॉर्मेशन को। घर जाओगे तो मैं असाइनमेंट दूंगा आप लोगों को, भाई कि ये असाइनमेंट है, 100 सवाल हैं, 10 दिन है, रोजाना के 10 सवाल करने। अच्छा, मैं ऐसा भी नहीं करूंगा कि एक बच्चे को 100 सवाल दूं, बोलूं बेटा अगले दिन सबमिट कराना है, इम्पॉसिबल है, कैसे कराएगा? बाकी 5 सब्जेक्ट भी पढ़ने उसने, लेकिन रोज के 10 तो कर लोगे, कुछ भी नहीं है, 1 घंटे में हो जाएंगे 10 सवाल, तो 1 घंटा तो निकाल सकते हैं रोज का पीएम के लिए। तो होगा ये मेरे बच्चों कि आप 10 दिन के अंदर वो 100 सवाल की प्रैक्टिस कर लोगे, आपका माइंडसेट चलना शुरू होगा, खुद सोचेगा ना बंदा तो माइंड चलता है उसका। तो होगा ये कि बेसिक डिस्कशन हो गई, क्लास में सवाल हो गए, प्रैक्टिस हो गई, असाइनमेंट मैंने आप लोगों को दी थी, अब मैं क्विज दूंगा, अब टेस्ट लूंगा कि प्रैक्टिस करी, कितनी प्रैक्टिस करी, कितने पानी में बंदा, ठीक है ना। फिर वो पानी चेक किया जाएगा कि भाई नहीं यार मतलब का टेस्ट नहीं आ रहा। अच्छा, टेस्ट के बाद फिर मैं इंडिविजुअल डिस्कशन भी करता हूँ, जिससे मिसाल के तौर पर भाई एक बच्चे को मसला है, अब ये बच्चा जो है क्लास में बात नहीं करता, क्लास में चुप रहता है, पूछा हाँ सही आ रहा है, लेकिन टीचर को पता चलता है ना कि भाई शक्ल नहीं बता रही कि आ रहा है, वैसे तो कह रहा है। और ये बच्चे की मैं बोलता हूँ, सर उदैर ने कहा, ये सबसे अच्छी बात होती है, भले क्लास हंसे, आप अपना सवाल करें। भाई आपके पेरेंट्स ने आपकी शीट के पैसे दिए, आपको पढ़ाने के पैसे दिए, आप ये क्यों सोच रहे हैं कि मैं सवाल करूंगा बड़ा वाला बच्चा हंसेगा? भाई हंसता है तो हंसते रहो भाई आप, मैं तो अपना काम करूँ, मैं तो अपने हिस्से का काम करके जाऊँ ना। मुझे सवाल नहीं आया तो मैं तो पूछूंगा ना, पहले पेरेंट्स ने मेरे पैसे दिए और हलाल के पैसों के दिए भाई। पहले मुझे अंदाजा नहीं होता था, लेकिन जब बंदा खुद कमाता तो फिर उसको पता चलता है कि पैसे कितनी मुश्किल से और किस तरीके से इन्वेस्ट किए जाते हैं। और ख़ासतौर पे इन्वेस्टमेंट, अर्निंग बहुत आसान है, खर्चा भी बड़ा आसान है, सेविंग भी आसान है, इन्वेस्टमेंट सबसे मुश्किल है। कभी आप करके देखना, इन्वेस्टमेंट सबसे मुश्किल काम होता है। तो कहने का मकसद है बच्चों
कि आपको अगर कोई चीज़ मसला होता है तो क्लास में पूछो, क्लास में नहीं पूछ सकते, क्लास के बाद पूछो, क्लास के बाद भी नहीं पूछ सकते भाई, व्हाट्सएप पे तो पूछ सकते हैं, मैसेज तो करना आता है नहीं आता, टूटी फूटी जबान में मैसेज करें, वॉइस नोट भेज सकते नहीं भेज सकते, वो कर लें। तो जो पॉसिबल आपको अच्छा लगता है वो मेरे साथ कर लें भाई, आप डिस्कशन करते हैं जो अच्छा लगता है आप, ठीक है ना। आप मुझे बोला भाई कैंपस पे सर आप मुझे आधा घंटा एक्स्ट्रा टाइम दें, मैं 1 घंटा दूंगा आपको टाइम, मसला थोड़ी कोई, ठीक है, लेकिन क्लियर आपको होना चाहिए। देखिए मुझे एक बात बताएं, इसकी मिसाल मैं ऐसे देता हूँ भाई, मेरे एक शोल्डर में दर्द हो रहा है, अब मैं पेन किलर खाता हूँ फिर काम करता हूँ, फिर रोज होता है पेन किलर खाता हूँ काम कर रहा हूँ, मतलब मैं इग्नोर कर रहा हूँ। अब जब दर्द ज़्यादा शुरू होना शुरू हो गया, मैं डॉक्टर के पास गया, भाई देखो क्या मसला है, डॉक्टर बोलता अब तो हाथ काटना पड़ेगा, अब तो कुछ नहीं हो सकता, ना इंजेक्शन मेडिसिन ऑपरेशन कुछ नहीं हो सकता, सिर्फ हाथ कटेगा, अब मैं क्या करूँगा, अफसोस ही करूँगा ना। लेकिन अगर मैं डॉक्टर बोलता अगर आप पहले आते तो मैं कुछ कर सकता था, तो भाई वही सेम टीचर की मिसाल है, बजाय इसके कि आप सेशन एंड होने के ऊपर आओ 5 महीने के बाद के सर मेरे को तो इन चैप्टर्स में बहुत इशू आ रहा है, अब क्या, आप तो फेलियर ही है, अब कुछ थोड़ी हो सकता भाई। 5-6 चैप्टर आपने पॉइंट आउट करें, वो कब कहाँ थे उस टाइम, कहाँ थे जब पढ़ाए जा रहे थे चैप्टर, तब आते हैं ना, मैं तब कर सकता था। आप खुद बताएं मुझे, आप आज चैप्टर एंड होने के ऊपर मेरे पास आओगे तो ज़्यादा बेहतर है बनस्बत इसके कि जब सेशन एंड हो जाए, पेपर 1 हफ्ते बाद हो और आप मुझे कहें सर ये 6 चैप्टर्स है इसमें इशू आ रहा, सॉल्व कर दें, इम्पॉसिबल है, सॉल्व ही नहीं हो सकता। तो कहने का मकसद ये है बेटा, सवाल पूछने की आदत डालो, भले आपके लिहाज से वो सवाल हो, दूसरों के लिहाज से नहीं हो, दूसरा सवाल करे नहीं करे, आपकी आदत होनी चाहिए सवाल पूछने की, आंसर लेने की, ठीक हो गया। और डेली बेसिस पे आपने काम करना है, वीकली बेसिस के ऊपर या ओकेजनली बेसिस के ऊपर नहीं करना, ठीक है। एक और चीज़, सीए के अंदर आप ये सोचते हैं कि भाई फेलियर बहुत आता है, सुना है ना, फेलियर बहुत आता है, आसानी से पेपर पास नहीं होते। आईकेप आपको जानता है, आईकेप जानता है आपको, पर्सनल जानता है, पर्सनल मुझे जानता है कि मुझे भी नहीं जानता पर्सनल, या किसी बच्चे को जानता है पर्सनली, या आईकेप की किसी बच्चे से पर्सनल दुश्मनी हो, नहीं है ना, ऐसा तो नहीं है। जो पर्सनल दुश्मनी है तो फिर जानबूझ के फेल भी नहीं करेगा, उसका एक क्राइटेरिया है भाई कि यहाँ फुलफिल हो गए तो पास, यहाँ नहीं हो गए तो फिर री अटेम्प्ट। तो भाई वो क्राइटेरिया मालूम करने के लिए 2 तरीके हैं, या तो बंदा खुद बार बार फेल हो और सीख ले, गिरते 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 सीख ले, या तो फिर टीचर से पूछ ले भाई वो क्राइटेरिया क्या है, कैसे वहाँ तक पहुँचूंगा, वो लाइन कैसे क्रॉस होगी मुझे बता दें, ताकि मैं उसी पटरी को पकड़ के चलूँ तो आगे बढ़ जाऊँ। आ रही ना मेरी बात समझ में। तो कहने का मकसद ये बच्चों कि हमेशा अपने टीचर से इंटरेक्शन आपने लाजमी रखनी है, ताकि ये पता हो कि भाई आप ये सब्जेक्ट पढ़ाते हो, ठीक है, मुझे बताएं कि पेपर कैसे पास होगा। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव हमारा पेपर पास करना है, पेपर हमारा पास होना चाहिए, ठीक है। तो मेहनत करने का हर सब्जेक्ट का अलग से तरीका है, हर सब्जेक्ट का टीचर आपको गाइड करेगा उस लिहाज से। आज तो थोड़ी वक्त की शॉर्टेज है तो टीचर्स अवेलेबल नहीं है, लास्ट ओरिएंटेशन में सब लोग थे, ठीक है। तो कहने का मकसद ये मेरे बच्चों कि अपने टीचर से इंटरेक्शन लाजमी रखनी है, डेली बेसिस के ऊपर काम लाजमी करना है। चैप्टर के ऊपर दोबारा आते हैं अपने सब्जेक्ट के ऊपर। मैंने आपसे कहा भाई कि डिस्कशन करूँगा, असाइनमेंट दूंगा, क्विज़ेस दूंगा, अब क्या करूँ, फिर नया चैप्टर, ठीक है, फिर नया चैप्टर के साथ यही सीन होगा, चैप्टर एंड होगा बेसिक से लेकर एडवांस के ऊपर, फिर असाइनमेंट आएगा, फिर क्विज़ेस आएंगे, फिर ग्रैंड क्विज भी आएगा। पढ़े हुए टाइम हो गया ना भाई, हमने तो 20 दिन पहले वो चैप्टर पढ़ा था, रिवाइज कौन करेगा, अब्बू कर लेंगे रिवाइज, हम क्या, तो अब्बू तो नहीं करेंगे रिवाइज, हमारा ही काम है रिवाइज करने का। तो कहने का मकसद ये है कि भाई फिर वो रिवाइज मैं ही करवाऊंगा ना आपको, मुझे पता है आप लोग नहीं करते। एडमिट कार्ड आते हैं कॉलेज में 1 महीने के लिए, कॉलेज में रश किस दिन होता है, आखिरी दिन, क्यों, वही लीस्ट पे जाना है, अब भाई अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो करना ही करना है। तो बजाय इसके कि मैं पेपर से 3 दिन पहले पूरी रात जाग के पढ़ूँ, भाई मैं रोज़ पढ़ूंगा, नींद पूरी करके पेपर में जाऊँगा। आज कोई काम थोड़ी है मेरे पास, मैं रात को 3 बजे तक पढ़ता था, क्योंकि मैंने फास्ट ट्रैक के अंदर 4 पेपर दिए थे AFC के, पहले AFC होता था PRC की जगह। तो मैं सुबह 9 बजे से लेकर 8 बजे तक तो क्लास लेता था, 8 बजे के बाद आके घर में रेस्ट करता था, टाइम ही नहीं होता था पढ़ने का, थक गया, फिर 10 बजे तक रेस्ट करता था, 10 बजे या 11 बजे पढ़ना शुरू करता था, 3 या 4 बजे तक पढ़ता था। बताने का मकसद ये है कि भाई आप लोग भी इस तरह से करें। मैं इंसान का ही बच्चा हूँ ना भाई, जिनका थोड़ी हूँ, या बहुत से बच्चे जिन्होंने क्वालिफाई किया है वो सभी इंसान के हैं, आप भी इंसान के ही हैं। तो भाई आप भी वो देख के प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आपका भी पेपर्स पास होंगे। आ रही है मेरी बात समझ में। तो हमेशा टीचर्स की गाइडेंस फॉलो करनी है, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ सब्जेक्ट के हवाले से मुझे बताएं, पेपर में सवाल आ रहा है इस लेवल का, ठीक है, हमने अपनी क्लास की प्रैक्टिस कहाँ तक करनी है, इसी लेवल की करेंगे, बस इतना ही करेंगे, इतना आ जाएगा पेपर में। आईकेप ने एक टॉपिक दिया है कि भाई ये टॉपिक है, आईकेप ने क्राइटेरिया थोड़ी बताया कि मैं यहाँ तक टेस्ट करूँगा। आईकेप तो यहाँ भी जा सकता है, कल को कोई क्वेश्चन ना करे
ये क्या बात हो गई, आपने तो ऊपर का दे दिया सवाल, तो आके बोलेगा मैंने टॉपिक दिया था, डिफिकल्टी लेवल थोड़ी बताया था कि मैं यहाँ तक पूछूंगा यहाँ तक नहीं पूछूंगा। आप तो खुद तैयारी करके आए। हमारा अंदाजा ये है कि मैं सवाल यहाँ तक आएगा, मैं ना यहाँ की प्रैक्टिस कराऊंगा ना यहाँ की, मैं यहाँ की प्रैक्टिस कराऊंगा। पूछ ले आके, जितना मैक्स आके पूछ सकता है पूछ ले, मैक्स भी आके पूछेगा ना तो हमारा बच्चा करके आ जाएगा। यहाँ करा के आऊंगा तो यहाँ पे लेवल पे आया सवाल तो ठीक है, यहाँ आया फिर क्या करेगा, परेशानी होगा, तो उधर देखेगा। तो मेरी हमेशा से स्ट्रेटेजी यही होती है कि जितना पेपर में आता है ना उससे 2 स्टेप ऊपर कराओ, ताकि आई के अपने क्राइटेरिया को 1 स्टेप ऊपर भी करता तो बच्चा आसानी से करके आ जाएगा। भले 2 स्टेप भी कर ले तब भी हमारा बच्चा सर्वाइव करके आ जाएगा, फेलियर का मुंह देखना नहीं पड़ेगा उसको, ठीक है ना। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम क्लासेस के अंदर डिस्कस करेंगे। अभी वक्त इतना नहीं है, कितना टाइम हो रहा हूँ, 5 बज रहे हैं, 5 बजे सेशन एंड था अपना, हाँ, तो अभी टाइम भी इतना नहीं है। इसके हवाले से डिटेल डिस्कशन हम क्लासेस के अंदर करेंगे, ठीक है भाई। किसी का कोई सवाल है तो मुझसे कर लें, शाबाश। जी सर, मैथमेटिक्स किस लेवल के हो, मतलब इसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि स्टार्ट होने का पूछ रहे हैं, एंड तक का पूछ रहे हैं, ओवरऑल पूछ रहे हैं, ओवरऑल पूछ रहे हैं। पीआरसी का जो मैथमेटिक्स है वो स्टार्ट तो बेसिक से होता है। अब बेसिक का मतलब ये नहीं होता कि वो मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन, एलसीएम वगैरह में सिखाऊं, ठीक है ना। बेसिक मैथमेटिक्स मतलब इंटर की मैथमेटिक्स से स्टार्ट होगा। लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि आगे एडवांस पीएचडी में ही पढ़ाए जाते हैं, एमफिल में ही पढ़ाए जाते हैं, वो भी हमने पढ़ने। तो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करना है ना, आहिस्ता आहिस्ता कॉन्सेप्ट जमा करेंगे, तिनका 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 जमा करेंगे कॉन्सेप्ट को, तब जाके घोंसला बनेगा, फिर वो पीएचडी वाले सवाल भी कर लेंगे। जी सही है, कोई चांसेस नहीं है, बस हमारे साथ साथ चले, हाथ पकड़ के चले और साथ साथ आगे पहुंच जाएंगे। अकेले नहीं भागना, अकेले भागना ना तो बंदा अंधा हो, तो किधर भागो। टीचर पकड़ के चल रहा है, चलते रहो। या मिसाल के तौर पर हम कहीं घूमने जाते हैं, छोटा बच्चा होता है वो तो खो जाएगा, लेकिन फादर या मदर का हाथ पकड़ा हुआ है, एक जिम्मेदार का हाथ पकड़ा हुआ है, तो उसको फिर डरने की बात नहीं है। तो इसी तरीके से भाई यही होता है कि आप यहाँ पर अंधे नहीं चल रहे हैं, यहाँ ब्लाइंड नहीं चल रहे हैं। टीचर का हाथ पकड़े, वो आपको लाइन क्रॉस करा देगा। हाथ नहीं पकड़ेंगे, अपनी चलाएंगे, फिर आपको समझदारी क्या होगा, पेपर पास तो नहीं होगा, फेल ही होगा, ऑब्वियस ही बात है। तो बहुत से बच्चा पता है क्या करते हैं, अच्छा मिसाल के तौर पर हमारी बेटी बैठी हुई है, इसकी बहन की शादी हुई, अब 1 हफ्ता ऐसा हुआ कि ये बच्ची पढ़ ही नहीं पाई, ठीक है ना। अब क्या करे, 1 हफ्ते बाद क्या करे, ना रिकॉर्डेड ले पाई, ना ऑनलाइन ले पाई, ना फिजिकल क्लासेस ले पाई। अब 1 हफ्ते बाद जब सब कुछ फंक्शन वगैरह होगा, अब क्या करें, क्या होना चाहिए, बता, आप बताओ बच्चा क्या सोचते हो, फिर एंड करते हैं इस बात को। अब इनका मेथड ऑफ कंडक्ट ये होना चाहिए मेरा बेटा कि आप टीचर से आके पूछेंगे भाई ऐसा ऐसा हो गया है, 1 हफ्ते से क्लास नहीं ली है, अब मैं क्या करूं, रेदर देन के अपनी लॉजिक लगाऊं कि नहीं यार टीचर के पास जाऊंगी, टीचर बोलेगा हमें नहीं बुलाया या हमें नहीं बताया या पहले बताया। ये सब बेकार की बातें हैं यार, कोई नहीं पूछता ऐसे, ना कोई डांटता है। तो कहने का मकसद ये, टीचर के पास आओ, सर 1 हफ्ते का लॉस हो गया है, अब बताएं इसको कैसे कवर करूं ताकि मैं फिजिकल क्लासेस दोबारा ज्वाइन कर लूं। फिर बता दूंगा भाई रोजाना 1-1 लेक्चर या 2-2 लेक्चर करके देखो, 2 दिन लगेंगे, क्लास में आ जाओगे तुम अपने पास, ठीक है ना। तो ये कब पता चलेगा, जब टीचर से पूछा जाएगा। अपनी लगाते रहोगे तो बच्चा एक दफ़ा रिकॉर्डेड पे जाएगा, फिर वो रिकॉर्डेड पे ही रहेगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ और बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपको क्लास में गाइड करूंगा कि भाई ये वो चीज़ें जो कि नहीं करनी। हमारे इस्लाम में एक दायरा बना हुआ है, बेटा ये काम है जो नहीं करने, ये काम किए तो इस्लाम से खारिज हो जाएंगे ना, फारिग है पे तो कुछ नहीं है, जाओ अल्लाह हाफिज़ हो गया आपका। तो वो एक लिमिट है बंदे की, उस लिमिट में रहते हुए बंदा तौबा भी करता रहता है, अल्लाह भी करता रहता है, काम चल जाएगा उसका। तो इसी तरीके से जब सीए की आप क्लासेस लेने शुरू करोगे, मैं पहली क्लास में रीज़न ऑफ फेलियर बताऊंगा, फेल क्यों होता है। वो बताने का रीज़न ही है, डिमोटिवेट नहीं करना चाहता किसी को, वो बताने का रीज़न ही यही है कि भाई ये काम है जो नहीं करने, इसके अलावा सारे काम करने, ठीक है ना। इस्लाम में भी यही है ना कि ये काम है बेटा नहीं करना, इसके अलावा सारे काम कर लो, सबकी माफ़ी, ये काम होगी माफ़ी नहीं है भाई। तो रीज़न ऑफ फेलियर इसलिए बताता हूँ कि भाई ये काम करोगे तो फिर माफ़ी नहीं है, तो फिर फेलियर ही है, इसके अलावा जो काम करना है करें, पेपर इंशाल्लाह पास ही होगा, ठीक है भाई। तो इंशाल्लाह अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, क्लासेस में मुलाकात करते हैं, क्लासेस शेड्यूल हो जाएंगी, ARTT का चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वो व्हाट्सएप वगैरह पे जो भी है